बहुत लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं सिर्फ इन पोजीशंस तक पहुंचने के लिए, या इस सर्विस को छोड़ के आप लॉ में आ गए, आपने कस्टम्स क्यों छोड़ा? When I went for the UPSC interview, I was 6 months pregnant. आज मैं तैयार होकर आ रही थी तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि मैं कमिश्नर कस्टम्स होती या मैं डायरेक्टर रॉ होती, रॉ। बट मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता। हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच विद अ केवियट नहीं। AIB रोस्ट में 13 FIRs हुई थी, उसमें मैं लॉयर थी और मैंने कहा कि हाउ कैन यू टॉक ऑब्सीन वर्ड्स अगेंस्ट वुमेन इन अ प्लेस लाइक NSCI। कोलकाता रेप केस। वेस्ट बंगाल पुलिस जो है वो कहती है नहीं, वो रेपिस्ट जो था उसको हमने तुरंत पकड़ लिया 10 घंटे। लेकिन आपने जब नैरेटिव मीडिया के थ्रू चला दिया कि नहीं इट्स अ गैंग रेप और वेस्ट बंगाल पुलिस झूठ बोल रही है, आप CBI को ले आए। आज तक CBI ने क्या बोला इट वाज अ गैंग रेप? नो, बिकॉज गैंग रेप था ही नहीं। हमारे पास फोरेंसिक लैब्स नहीं है, वी आर शॉर्ट ऑफ दैट। पुलिस की शॉर्टेज है, पुलिस VIP बंदोबस्त में लगी हुई है। आर वी सीरियस अबाउट वुमेन सेफ्टी? इंडिया में सबसे ज्यादा बर्न टू डेथ केसेस हैं। हाँ, मतलब जब तक हम आपका ये इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, एक महिला कहीं पे जला के मार दी गई होगी क्योंकि शायद उसने मोटरसाइकिल उसके माँ बाप ने नहीं दी होगी, या फ्रिज नहीं दिया होगा, या TV नहीं दिया होगा। आभा जी, आज के पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी औरत के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ जिनकी जर्नी इतनी मज़ेदार रही है, कस्टम्स से लेकर पोस्टल सर्विस से लेकर लॉयर बनने तक। और लॉयर भी बस केसेस उठाने के लिए नहीं, आप वुमेन्स राइट्स, चिल्ड्रंस राइट, ह्यूमन राइट्स पे आप बातें करती हैं, उनके लिए लड़ती हैं कोर्ट में, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करती हैं। तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आने के लिए। कुणाल भाई एम्बैरेसिंग नहीं, मुझे No. लग नहीं रहा तुम मेरी बात कर रहे हो या किसी और की कर रहे हो। आई फील कि जो केसेस आपने बोला कि मैं विमेन राइट्स, जेंडर जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के लिए जो मैं टेकअप करती हूँ, आई ऑलवेज फेल्ट कि मैंने जो नौकरी कस्टम्स की या पोस्टल की, आज मैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होती, दो जॉब्स। आज लोग कहते हैं सरकारी नौकरी नौकरी। पार्ट ऑफ माई बैचमेट्स आर कमिश्नर कस्टम्स, 20 आउट ऑफ माई बैचमेट्स मैंने पहली नौकरी कस्टम की थी। तो आज मैं तैयार होकर आ रही थी तो मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि मैं कमिश्नर कस्टम्स होती, या मैं डायरेक्टर रॉ होती, रॉ। या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होती। तो लाइक दीज आर द जॉब्स व्हिच आई लेफ्ट, बट मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता। मैम, कस्टम्स और पोस्टल सर्विस, बेसिकली सिविल सर्विस, बहुत ही एस्टीम्ड पोजीशंस होती हैं। बहुत लोग यूपीएससी एग्जाम्स देते हैं सिर्फ इन पोजीशंस तक पहुंचने के लिए या इन सर्विसेज में जाने के लिए, और आप एक इस सर्विस को छोड़ के आप लॉ में आ गए, आपने कस्टम्स क्यों छोड़ा? पहले तो जैसे यू आर वेरी राइट कि मतलब बहुत मुश्किल होता है एग्जाम क्लियर करना। अब जब मैं पढ़ती हूँ कि लाखों बच्चे कोचिंग कर रहे हैं और दिल्ली में आके मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अरे वॉज इट अ केक वॉक फॉर मी? क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज शादी के बाद दिया। वाओ। आई वॉज मैरिड, आई वॉज इन अकोला स्मॉल प्लेस, माई हस्बैंड वॉज इन द IPS, और मेरे पास समय था, मैं सोशलाइज नहीं करती थी ज़्यादा, पढ़ने लिखने का शौक था। तो द जर्नी इज सो डिफिकल्ट ऑल्सो, आई वुड से, बिकॉज हिंदुस्तान में जैसे महिलाओं का होता है, पेरेंट्स के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इज मैरिज। सो आई थिंक आई वॉज कमिंग फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजपूत कम्युनिटी। फॉर देम करियर वॉज वेरी सेकेंडरी, मतलब कि आपकी शादी, आपका खानदान, यही देखा जाता था। So when I went for my first time when I got the customs job, when I went for the UPSC interview, I was 6 months pregnant. So Wow. can you imagine कि मतलब I was happily married in a married life. I took the exam, I cleared, and I got the job. वाओ। Again when I went for the year which I got postal service, बेटा मेरा 5 साल का हो चुका था और मॉम उसको जोधपुर हाउस जहाँ पे हम लोग का इंटरव्यू होता है, वो उसके गार्डन में उसको खिला रही थी और मैं IAS का इंटरव्यू दे रही थी। वाओ। सो आई फील कि लोग इतना जो कहते हैं मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, टेंशन, लोग कोटा मांग रहे हैं कि ये कोटा दो हमको, ये रिजर्वेशन दो। आई सेड नो रिजर्वेशन, नो कोटा, सिटिंग एट होम स्टडीइंग विदाउट एनी कोचिंग, एंड आई क्लियर्ड द UPSC ट्वाइस। प्योर डिटर्मिनेशन और टैलेंट पे। Determination, hard work, Hard work. plus I feel not being scared, अपने ऊपर faith। और मैं कहती हूँ ना, देश की नारी सब पे भारी। यस, बहुत सही बात है। मुझे एक बात बताइए मैम, मैंने
पढ़ा है और ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट भी है और आपसे बात भी हुई है। आपने लॉ किया और यूजुअली लॉयर्स होते हैं कि हम छोटे छोटे केसेस होते हैं ताकि हमें एक्सपीरियंस हो जाए कोर्ट का, कचहरी का, केस कैसे होता है। आपने तो सीधा सलमान खान हिट एंड रन केस ही आप लड़े उनके अगेंस्ट। वेरी ट्रू। मेरा पहला केस ही सलमान खान हिट एंड रन केस था। और चूंकि मैं 20 साल सरकार में काम कर चुकी थी और मैंने नौकरी छोड़ी थी टू फॉर द कॉमन मैन, तो मुझे याद है एक दिन पेपर में मैंने पढ़ा, मुझे आज भी याद है उस लड़की का क्या नाम था। वो मरीन ड्राइव पे गाड़ी चला रही थी शराब पी के, और वो एक दो लोग मर गए, तो उसको तुरंत अरेस्ट किया गया और उसकी सजा हो गई। तो मैंने कहा कि ये बच्ची मतलब जो है शराब पी के चला रही थी, इसको तुरंत अरेस्ट किया, तुरंत उसको जेल हो गई। और ये सलमान खान का केस 10 साल से चल रहा है और इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही है। और पेवमेंट ड्वेलर्स, एज आई टोल्ड यू, आई वर्क फॉर द कॉमन मैन। अभी जैसे मैंने विडोज थी, 3 विडोज थी मैनुअल स्कैवेंजर्स की, मैंने उनको बॉम्बे हाई कोर्ट से 10-10 लाख का कॉम्पेंसेशन दिलाया। तो मैंने कहा कि ये पेवमेंट ड्वेलर्स, एक तो आप उनको घर नहीं देते हो, बेचारे सड़क पे सो रहे हैं, और सलमान खान का सेलिब्रिटी स्टेटस की वो शराब पी के कुचल के चले गए और मुंबई पुलिस ने उनको अरेस्ट तक नहीं किया, उनको घर जाने दिया, क्योंकि तब तक 24 घंटे 48 घंटे का डिले कर दिया कि जो अल्कोहल कंटेंट उनके ब्लड में है वो कम हो जाए। तो मुंबई पुलिस इस तरह का काम करेगी मुझे विश्वास नहीं था। मेरे हस्बैंड खुद पुलिस में रह चुके थे, तो मैंने कहा कि और हिट एंड रन के केसेस बढ़ गए थे। मतलब लोगों को ये मैसेज हो गई कि जब सलमान खान क्रश करके मार सकता है और बाहर आ सकता है, उसको जेल नहीं होगी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बट मुझे ये था कि मैं सच्चाई के लिए आई हूँ, मैं आम आदमी के लिए आई हूँ, पेवमेंट ड्वेलर्स जिनकी जो हाथ जान से हाथ धो बैठे उनके लिए आई हूँ। तो ये चाहे सलमान खान का केस हो, चाहे एआईबी रोस्ट हो, लोग कहते हैं आपने एआईबी रोस्ट में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, अरे हम तो आपने क्यों रोको लगवा दी, ये तो सलमान खान का हिट एंड रन केस था। एआईबी रोस्ट में जितने लोग थे उसमें 13 FIRs हुई थी, उसमें मैं लॉयर थी, और मैंने कहा कि हाउ कैन यू टॉक ऑब्सीन वर्ड्स अगेंस्ट विमेन इन अ प्लेस लाइक NSCI, पब्लिक प्लेस है वो, आप NSCI कहते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया है, वहां पे आप इंटेलेक्चुअल बात करने आए हैं, बच्चों की मेंटल ग्रोथ की बात करने आए हैं, कि आप विमेन को यू आर ट्रीटिंग हर एज अ होल। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि कोई भी स्टे इतने साल नहीं चल सकता, तो मैं AIB रोस्ट में अब हाई कोर्ट में दरखास्त करूंगी कि आप केस तो सुनिए। लेकिन उस मेरे केस का ये फायदा हुआ कुणाल जी कि उसके बाद AIB रोज जैसे घटिया प्रोग्राम इंडिया में नहीं हुए। आपके जैसे इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, अनलॉक, यू आर टॉकिंग अबाउट वुमेन राइट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस। हम ये फ्रीडम ऑफ स्पीच विद अ केवियट नहीं है कि आप मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। नहीं, बट मस्ती मजाक जो लॉ कहता है कि इफ इट कॉजेज अनोयंस टू अदर्स, इफ बाई डेफमेशन आप कहेंगे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन डेफमेशन में तो लोग करोड़ों 100 करोड़ का कानून केस डाल देते हैं। सो आपका अधिकार वहां रुक जाता, आपका मुट्ठी वहीं तक जाएगी जहां तक मेरी नाक नहीं टूटेगी ना, तो यू हैव टू स्टॉप योर हैंड समवेयर। सो दैट इज व्हाट इज, एंड देन लॉ ऑफ द लैंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है ना कि आप किसी को मलाइन कर दो, ह्यूमिलेट कर दो। फॉर दैट मैटर मैंने PIL अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट में की हुई है वो फायर की PIL की हुई है। मेरे PIL के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में कमेटी बैठाई गई। जब मैंने कोविड में पढ़ा कि कितने बच्चे इंक्यूबेटर में शॉर्ट सर्किट से मर गए, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। पहला केस मैंने क्यों डाली फायर PIL, जब कमला मिल में वो आग लगी होटल में, और जो फायर एग्जिट, देयर शुड बी एक एंट्रेंस सीढ़ी होती है और एक फायर एग्जिट होता है। फायर एग्जिट में उन्होंने प्रॉप्स लगाए हुए थे, फायर एग्जिट ब्लॉक थी, तो बच्चे सब ऊपर बाथरूम में धुएं से मर गए या ऊपर से कूद कूद के मर गए। तो मैंने ये केस डाला, मैंने कहा कि भाई राइट टू लाइफ सबसे ऊपर है। और वो आज वो मेरी फायर PIL में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है बोला कि अगर आप फायर गाइडलाइंस नहीं लाएंगे हम सारा कंस्ट्रक्शन रोक देंगे बॉम्बे का। अब जाके मेरी फायर PIL के बाद हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो हाई राइज में एक इवैक्यूएशन लिफ्ट लगेगी, जो 6 घंटे तक आग से उसमें कुछ नहीं होगा। नहीं तो अभी कहा जाता है कि आग लगेगी तो आप सीढ़ियों से आइए, अब 50 मंजिल से कैसे कोई पहुंचेगा, मर जाएगा। तो अब जो नई टावर्स आएंगी आफ्टर माय फायर PIL, हर उसमें एक फायर रेजिस्टेंट इवैक्यूएशन लिफ्ट लगेगी। एटलीस्ट पहली बार हम मुंबई में इवैक्यूएशन लिफ्ट की बात तो कर रहे हैं। आपकी बिल्डिंग में है क्या? नहीं।
फिर तो that is why activism is required. एब्सोल्युटली वाओ. Hmm. पर आपने कस्टम्स क्यों छोड़ा? आपने ये सिविल सर्विसेज क्यों छोड़ी? you know लॉ के लिए. हाँ I always felt कि I want to be the voice for the silenced. जिन लोगों की आवाज marginalized communities हैं, that is women, downtrodden, जो अपने जस्टिस के लिए लड़ते रहते हैं तारीख पे तारीख और उनको न्याय नहीं मिलता. लोग कहते हैं उनकी जमीनें बिक जाती हैं लेकिन कोर्ट कचहरी में उनको न्याय नहीं मिलता. मतलब वकील इतने महंगे होते हैं तारीख पे तारीख. तो मुझे हमेशा था कि मैं लोगों के हक के लिए खड़ी होंगी और सरकारी नौकरी बिल्कुल करी क्योंकि फादर को था कि नहीं, मदर को बहुत था कि मेरी बेटी नौकरी करेगी तो सिर्फ यूपीएससी की करेगी. एक इज्जत की बात होती है कि भाई यूपीएससी क्लियर किया है. तो पेरेंट्स के शौक को रखने के लिए और तो दैट इज व्हाई आई हैव नो रिग्रेट्स. और कस्टम में मैं यहाँ बॉम्बे कस्टम में आई. आई वाज डूइंग माय एमफिल इन जेएनयू and my topic was again there child rights, international United Nations the rights of child. I studied on child labor in India. तो मैं तब से मेरा as a 20-year-old also मुझे human rights, child rights, मेरा दिमाग वहाँ पे था. So I took the UPSC because मेरी मदर को बहुत शौक था कि मेरी बेटी IAS बने, मेरी बेटी क्लास 1 UPSC में जाए. बहुत फैमिलीज की ये आशाएं होती हैं. तो मैंने माँ की बात रखने के लिए कि माँ को भाई माँ ने पढ़ाया, उस जमाने में JNU भेजा पढ़ने. तो बट व्हेन आई केम टू बॉम्बे कस्टम हाउस एंड आई सॉ सो मच करप्शन. मतलब मैं ना अपने ड्रॉर में ताला लगा देती थी कि कोई ड्रॉर में पैसा ना रख दे. एक तो वैल्यूज वो थे. फादर पुलिस अफसर थे लेकिन 100% ईमानदार. वो किसी की कप चाय नहीं पीते थे. मदर एकदम वैल्यूज, मतलब एक ही चीज हमको सिखाई गई थी, वो संस्कार वैल्यूज. तो मैंने कहा कि हर चीज में मतलब आपको इट वाज अ कल्चर शॉक टू मी. मुझे लगा कि मतलब ये व्हाट इज दिस. तो मैंने कहा मैं ऐसी जगह से निकलूं जहाँ पे मुझे रोज इस तरह का एक्सपोजर नहीं हो. और मेरे जो कॉलीग्स थे, बैचमेट्स थे, वो एम्बैरेस भी होते थे कि आभा बैठ के आप पैसे नहीं ले रही है और हम लोग लाइक हाउ इट इज. सो आई डिडंट वांट टू एम्बैरेस अदर्स आल्सो. प्लस जो एक ह्यूमन राइट्स का जज्बा था. सो ऑल दैट कल्मिनेटेड कि मैंने फिर करी पोस्टल की भी सर्विस. पहले तो मैं कस्टम छोड़ के पोस्टल सर्विस में चली गई. इन बिटवीन मुझे रॉ के लिए सिलेक्शन मेरा हुआ था, मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी. एंड यू विल बी सरप्राइज कि जब मुझे दिल्ली जाना था, आई हैड गॉट द इंटरव्यू कॉल फ्रॉम द यूपीएससी ओनली. एंड माय फादर वाज वेरी एक्साइटेड. वो लखनऊ में गए, वहाँ पे वो डिप्टी डायरेक्टर रॉ का दफ्तर भी देखा है उन्होंने. कहा मेरी बेटी रॉ के ऑफिसर बन के यहाँ आएगी. तो आई टोल्ड माय हस्बैंड, बच्चा मेरे पास छोटा सा ही था, एंड आई सेड मैं और पापा जा रहे हैं दिल्ली. ही वाज आईपीएस महाराष्ट्र काडा. ही सेज अरे अगर तुमने रॉ ज्वाइन किया मैं तुमको छोड़ दूंगा. बट समझ सकते हैं क्योंकि उनको डर भी था कि कुछ डर गलत नहीं, हो जाए उनके गलत साथ भी क्योंकि नहीं, इतने see, मिशंस पे जाना होता है. हाँ, ही सेज अब तुम डिटेक्टिव बन के फॉरेन कंट्रीज में जाके यू विल डू ऑल दिस डिटेक्टिव वर्क. एंड अगेन आई सेड द राजपूत कम्युनिटी, द राजपूत प्राइड, द राजपूत हस्बैंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ. उनको लगा मतलब कि हाउ कैन आई एक्सपोज माय वाइफ टू सच. तो फिर मैं भी देखिए आज जैसे सब कहते हैं, आपने कहा आभा सिंह, बट दैट आभा सिंह वाज अगेन अ टेंडर गर्ल हु एक्चुअली टुक इट सीरियसली. और मैं वो इंटरव्यू के लिए नहीं गई. शायद आज का दिन होता, इट वाज 2024, आई वुड हैव टोल्ड माय हस्बैंड ऐसा है, मैं जा रही हूँ देने, तुम दूसरी शादी कर लो, आई एम कूल. So for us what our parents taught us was this कि भाई marriage comes first. आपका खानदान, आपका हमारे लिए कोई कुछ बोले नहीं, हमारी लड़की. So women have been tied down by patriarchy. आज की विमेन अगर आके कोर्ट कचहरी में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, आई फील वेरी हैप्पी. एंड दैट वाज योर मोटिवेशन. मैं विमेन को इतना पावर दूं, इतना कॉन्फिडेंस दूं. आई ऑलवेज से आई एम द वॉइस ऑफ द साइलेंस्ड विमेन. सो दैट वाज माय थिंग कि मैं आके जो मैंने देखा था कि मतलब आप जो है हस्बैंड कहे तो नौकरी करो, हस्बैंड कहे तो छोड़ दो, फॉरगेट दैट. आज भी मेरे पास बहुत लॉयर गर्ल्स आती है ट्रेनिंग करने एंड दे टेल मी कि मैम नोबडी वांट्स टू मैरी अ लॉयर बिकॉज दे अरे इसको बड़ा कानून आता है, कल ये हमको परेशान करेगी या फिर ये हमसे हमारी प्रॉपर्टी ले लेगी. सो इन टुडेज माइंडसेट आल्सो people don't want a lawyer daughter-in-law. So that is the mindset. So I want to fight against this patriarchy, this mindset. कि listen, it has nothing to do if a woman is educated, if she's got a good job. वो तभी she can be a good mother, she can be a good housewife. And I would say I have
been the not even a good housewife. I've been a very good mother. My daughter's now in the IPS. आज मैंने अपनी daughter को walk the talk. Actual, I said no. You have to first educate yourself. She's done 5-year law from Bangalore, National Law School, Bangalore. Then she's joined the IPS. तो ये कहना कि नहीं हम जो है एकदम ट्रेडिशनल 21 साल की लड़की होगी 22 साल की होगी शादी कर देंगे नो आई फील दैट इज द जनरेशन जंप फॉर अस डॉटर इज इक्वल टू सन and a daughter's career is equally important. In fact, I feel a girl's career is more important than your son's because by birth they are tender, they are physically not so strong as the men, so they require the protection of law, they require the protection of their career, of their job, of their economic independence. मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि if you are economically independent, your husband takes you seriously, you are exposed to less domestic violence because even the husband knows कि ये इसके पास घर है, इसके पास जॉब है, अगर मैंने इसको चाटा मारा, शी हैज द करेज एंड द कन्विक्शन ये मुझे छोड़ के चली जाएगी. और वहीं एक हाउसवाइफ जो डिपेंडेंट है वो मार खाती रहेगी. और मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे जगजीत सिंह की वो गजल याद आती है, व्हेन आई सी विमेन ऑल पेंटेड एंड ग्लोइंग, कि तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम तुम छुपा रही हो. सो यू नो दैट इज द रियल लाइफ. मैम अनफॉर्चुनेटली आज भी पेट्रियार्की बहुत प्रेवलेंट है. और होता क्या है ना मैम, जैसे आपने कहा कि एक औरत को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुद की इनकम होनी चाहिए ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे. बट ऑन द अदर हैंड एक एजुकेटेड औरत को भी जॉब छुड़वाया जाता है परिवार से, क्योंकि एक सोच ये है कि जो औरतें इंडिपेंडेंट है वो दबदबा रख सकती है, बोलती है कि मैं जा रही हूँ. तो इस वजह से डिवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स परिवारों के बीच में आ रही है जो मेरे हिसाब से नहीं है. बट ये एक सोच है कि जो चीज समझो, जो घर चल रहा है, एक लेडी है जिसकी जॉब समझो 80,000 लाख रुपए की जॉब है, घर चल रहा है, फिर भी उससे जॉब छुड़वाया जाता है जस्ट सो दैट वो डिपेंडेंट रहे और जो आदमी है वो डोमिनेंट रहे. सैलरी कम हो, हस्बैंड की सैलरी कम हो, लेकिन वाइफ की जॉब छुड़वा दी जाएगी बिकॉज इट्स पेट्रियार्की कि हस्बैंड है वो तो नौकरी करेगा. और यही नहीं, यू नो, जो आपने कहा कि डिवोर्स केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं कि विमेन नौकरी कर रही हैं. नो, विमेन अब समझ गई हैं कि दिस इज रॉन्ग. करेक्ट. तो मुझे आवाज उठा रही है. हाँ. And but this is again in the cities where they are women educated. Rural India में अगर आप जाइए तो आज भी जो है, जो महिला है वो पिस रही है. वो खेतों में भी काम करती है, जाके गेहूं चावल अगर लगाना है, धान लगाएगी, गाय का दूध निकालेगी, सब्जी लगाएगी, हर काम करेगी, बच्चे भी पालेगी, बच्चों को स्कूल भी छोड़ के आएगी. लेकिन शाम को उसका हस्बैंड दारू पी के आएगा, 2 थप्पड़ उसको मारेगा और वो कुछ नहीं कर सकती. वो कुछ नहीं कर सकती. और वो चीखती चिल्लाती रहेगी, वो दारू भी पी के आएंगे हस्बैंड, और कोई पड़ोसी बचाने भी नहीं आता है, क्योंकि उनको लगता है नहीं नहीं ये तो इनका घर का मामला है, हम नहीं बोलेंगे, जो गलत है. इसी वजह से और शहर में विमेन को अब कानून पता चल गया है. गांव में तो मुझे नहीं लगता उनको मालूम भी होगा, गांव की महिला को जो आज भी घूंघट में है, जो कि वो कोर्ट कचहरी कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, वो उसको मालूम नहीं होगा. तो वो कहाँ जाएगी? तो वो बेचारी सिसकती रहती है, अपना मर मर के जीती है. लेकिन जो शहर इस आस में रहती होगी कि कब मेरी जिंदगी का ये खत्म हो जाएगा और मैं खत्म हो जाऊंगी. जी बिल्कुल. एक तो ये कहा ये उनको लगता है कि मेरी डोली इस घर में आई है, अर्थी इस घर से जाएगी. तो आपने सही कहा कि मेरी सांस टूटेगी और मुझे तब मुझे छुटकारा मिलेगा. छुटकारा. कितना मैम ये विमेन्स राइट्स का जितना मैंने पढ़ा है और समझा है, और जो एक होलिस्टिकली अगर मैं बात करूं, इसको प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि विमेन्स राइट्स के बारे में ज्यादातर बड़े शहरों में, ए सिटीज में, बड़े टाउनशिप्स में वहां बात होती है, ऐसे ही एक एसी कमरे के अंदर बात होती है. बड़े शहरों में औरतों को आज फिर भी एजुकेशन है, उनको पता है, बट एक्चुअल विमेन राइट्स की जिनको जरूरत है वो है जो छोटे शहरों में, गांवों में बैठे, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नहीं है. उनके पास इतनी चीजें गलत हो रही है, उनके साथ इतनी चीजें गलत हो रही है कि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरू करना है. और शहरों में जो प्रॉब्लम हो रहा है मैम,
जैसे जैसे हम 21st सेंचुरी में आए हैं, सोचिए ना मैम, रेप केसेस इतने बढ़ गए हैं। बिल्कुल। हाल ही में जो बहुत ही गलत चीज हुई थी और जो पब्लिसाइज गलत हुआ था, वो था कोलकाता रेप केस। और मेरे को पता है आपने आवाज भी उठाई है इस बारे में। शायद आप ही एक थी जिन्होंने पब्लिक से हटकर आवाज उठाई थी। जी, बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट जो आपने कुणाल जी रेज किया कि रूरल, देयर इज अ ग्रेट डिवाइड। रूरल वुमेन, जैसे मैंने कहा कि वो पर्दे में है, उसको मालूम भी नहीं है, उसको घर के बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, कोई उसको पुलिस स्टेशन ले नहीं जाना चाहता, वो अनपढ़ भी है। मेजोरिटी वुमेन पढ़ी लिखी भी नहीं है। और ये भी छोड़ दीजिए, माइग्रेशन बहुत हुआ है। हस्बैंड जो है शहर में काम करने चले आए हैं, वो अकेले बच्चे लेके वहां पे रह रही है, तो उनके साथ कुछ हो भी रहा है इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट, ये वो, तो वो किसको बताएं। तो हर तरफ से विमेन पिस रही हैं। और एंड दैट इज वाई, और अगर अनपढ़ हैं तो उनको कानून भी नहीं मालूम है, उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो वकील कर सके जो उनके लिए लड़ सके। शहर में महिलाएं अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो कम से कम उनके पास पैसा है, वो लॉयर एंगेज कर सकती है। और यही नहीं, अगर उनको थोड़ा सा आइडिया है तो वो खुद इन पर्सन भी अपने केस लड़ सकती हैं। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस की बिटवीन रूरल इंडिया एंड, मतलब आपका जो है। और जब यहाँ पे महिलाएं अपने हक के लिए खड़ी हो गई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं ये तो लॉ का मिसयूज कर रही है। तो अब महिलाओं को वहां भी प्रूव करना पड़ता है, नहीं हम जो कह रहे हैं वो सच है। अगर जैसे मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट में बहुत सारी महिलाएं जिनको सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस था, जो चुप रहीं। लेकिन जब ये मीटू मूवमेंट आया तो उन्होंने हिम्मत जुटाई और आके बोला, पब सोशल मीडिया में बोला या पुलिस स्टेशन में बोला। तो पहली चीज पुलिस समाज ने कही कि तुम अब तक चुप क्यों रही, करेक्ट। तुम बोली क्यों नहीं। तो कहेंगे नहीं नहीं तुम तो पैसे ऐंठना चाहती हो। आपने तुरंत उसको ये कर दिया। हालांकि लॉ कहता है, क्रिमिनल लॉ कहता है कि क्राइम, आप अगर 20 साल बाद भी आते हैं पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाने, तो पुलिस को वो एफआईआर लिखनी पड़ेगी। क्रिमिनल लॉ में कोई ये नहीं है कि आपने 1 साल बाद लिखाया, 5 साल बाद लिखाया, क्राइम इज अ क्राइम। और उसमें कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन नहीं है कि मतलब इतने साल तक आपने नहीं किया तो आप उसमें नहीं कर सकते। सो व्हेन द लॉ इज वेरी क्लियर, आई फील पुलिस शुड टेक अप द केस। भाई ये हो सकता है मेरे पास उस वक्त कॉन्फिडेंस नहीं था, या वो जो मेरा सेक्सुअल अब्यूजर था वो मेरे बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा था। हाउ इट इज। सो अगर आप कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो महिला चुप रहेगी, वो बाहर आएगी नहीं। और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखिए मीटू मूवमेंट में सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट है। व्हाट डज इट से कि अगर महिलाएं ऑफिस में काम कर रही हैं, घर से बाहर निकली है, तो वो जहां भी हैं दे शुड बी प्रोटेक्टेड, दे शुड गेट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वहां पे एक सेक्सुअल असॉल्ट कमिटीज, इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज कहते हैं, कमिटीज होनी चाहिए जहां पे अगर महिला जाके बताना चाहे कि मेरा बॉस मुझे इस तरह से कर रहा है, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो मैं बता सकूं। यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास बैंक के केसेस आए हैं वेयर विमेन हैव सेड कि हमने अगर अपने मैनेजर या बॉस के अगेंस्ट मैटर उठाया है सेक्सुअल असॉल्ट का, तो हम जहां रहते हैं वहां से 100 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया जाता है कि हम रोज उस आने जाने में ही टूट जाएं। और बाकी महिलाओं को ये मैसेज हो जाए कि तुमने आवाज उठाई तो तुम्हारा नौकरी करना मुश्किल हो जाएगा। और मैंने खुद देखा है इस 12 साल के अपने लॉ के करियर में कि कई महिलाएं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस उठाती हैं अपने बॉस के अगेंस्ट या हिम्मत करती हैं आगे आने की, या तो उनको नौकरी छोड़ देनी पड़ती है या बेचारी मेंटल हेल्थ की शिकार हो जाती है, क्योंकि उनका ऑफिस में भी हैरेसमेंट होता है, पुलिस उनके केस नहीं लिखती है, उनको ट्रांसफर ऐसे कर दिया जाता है क्योंकि जो मेल कोटरी है वो एक हो जाती है कि इस महिला की हिम्मत कैसे हुई कंप्लेन करने की। एक लेडी ने तो बताया कि इसका जो बैंक मैनेजर था, उसने जो कैमरा है वो कैमरा ही वॉशरूम की तरफ लगाया हुआ था कि कौन लेडी निकल रही है जा रही है वो ऑफिस से देखता। So, this is the state of affairs. Now, coming to the specific question of RG Kar Medical College, where that medical trainee was brutally raped. आप अगर उसमें देखिए तो मेरा पहला सवाल था बिल्कुल सही हटके, मैंने कहा एक तो वो गैंग रेप नहीं था, वो that was one single person because you could see from the facts. पर जितनी भी मीडिया थी या जो भी आवाजें बाहर आ रही थी, सब कह रहे थे कि गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। नहीं, वो क्या हुआ ना, इट वाज वेस्ट बंगाल। तो ये हमारे देश में हर इशू इवेंट को आप पॉलिटिसाइज किया जाता है। इट बिकेम रादर देन अ क्राइम अगेंस्ट विमेन। और अभी जो है विमेन का एक इशू उठा के लोग पॉलिटिकल माइलेज चाहते हैं। इट हैज बिकम अ वोट बैंक कि हमने महिलाओं का ये किया। अरे वहां पे मेजोरिटी गवर्नमेंट जो थी दिल्ली बीजेपी सरकार कहती है कि नहीं ये गैंग रेप है, ममता बनर्जी सरकार कहती है नहीं इट इज अ वन पर्सन ओनली।
वेस्ट बंगाल पुलिस जो है वो कहती है नहीं, वो रेपिस्ट जो था उसको हमने तुरंत पकड़ लिया 10 घंटे में, उन्होंने उसको वर्कआउट किया। लेकिन आपने जब नैरेटिव मीडिया के थ्रू चला दिया कि नहीं नहीं इट्स अ गैंग रेप और वेस्ट बंगाल पुलिस झूठ बोल रही है, तो आप सीबीआई को ले आए। मैं पूछती हूँ कि सीबीआई ने क्या बताया है? आज तक सीबीआई ने क्या बोला है इट वाज अ गैंग रेप? नो, बिकॉज गैंग रेप था ही नहीं। तो सीबीआई ने स्पेसिफिकली मेंशन किया ही नहीं है कि ये गैंग रेप। ना, सीबीआई ने कहा कि गैंग रेप नहीं है। तो आई थिंक बात तो वहीं तो खत्म हो देखिए जानी लेकिन चाहिए। किस तरह से मीडिया नैरेटिव चला। इसी तरह अगर आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत केस, उसमें भी सबने कहा नहीं इट्स अ मर्डर, इट्स अ मर्डर। और आपने रिया चक्रवर्ती को, जिसका कोई रोल नहीं था, उसको 2 महीने जेल में रखा। ये बात दूसरी है कि हिंदुस्तान के लोग इतना डरते हैं कि वो काउंटर केस नहीं करते। अगर मैं रिया चक्रवर्ती की लॉयर होती, मैं कहती तुम जाओ, जिन लोगों ने तुम्हें झूठे केस में फंसाया उनके ऊपर काउंटर केस करो, यू सेंड देम टू जेल। कि तुमने कोई ड्रग्स नहीं छुए, तुमने कोई ड्रग्स खाए नहीं, तो कैसे तुम्हारे ऊपर नारकोटिक्स का केस बन गया। तो अगर आप आरजी कार में देखिए, तो दैट गर्ल जो जो मेडिकल ट्रेनी थी, आफ्टर 32 आवर्स काम करने के बाद जब वो रेस्ट करने जाती है, देयर इज नो रेस्ट रूम। और जबकि हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट कहता है कि wherever women are working you have to provide them restrooms, you have to provide them toilets, you have to provide CCTV cameras, it should be well lighted so that उनकी safety security हो। And here is a government medical college which does not have a restroom for the women। ये वो है जिनको ये नैरेटिव सेट करने के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए गवर्नमेंट। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट में ज्यादा हो रहा है, गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट में नहीं है। अब वो बच्ची जो है कहीं नहीं जगह पाती है, तो वो सेकंड फ्लोर पे एक ऑडिटोरियम में, जिसमें दरवाजे में लैच भी नहीं है, ताला भी नहीं है, वो थक के सो जाती है। और ये जो रेपिस्ट है ये अल्कोहलिक है, और ये वहां से घूम के निकल रहा है। इसको वॉलंटियर बनाया हुआ है आपने मेडिकल कॉलेज का, आपने इसको वॉलंटियर पुलिस बनाया हुआ है। विदाउट एनी पुलिस वेरिफिकेशन ही फाइंड्स अ यंग गर्ल टायर्ड स्लीपिंग, ही अटैक्स, वॉलंटियर पुलिस क्या होता है? पुलिस मतलब क्या होता है ना कि कितनी बार, जैसे ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है कि अगर आप पॉलिटिकली काम करते हैं, इफ यू वांट टू ओब्लाइज योर वॉलंटियर्स, तो इन्होंने वहां पे आप पे पुलिस की जगह आपने पुलिस वॉलंटियर्स बना दिए थे। दे आर नॉट पुलिस, बट उनको काम आपने दे दिया पुलिस वॉलंटियर का। उनके पास कोई पुलिस की पावर्स नहीं है। हाँ, बट इसको क्या पावर हो गई कि ये हॉस्पिटल में विदाउट पास, विदाउट आईडी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है। तो आपने, और विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन, अगर आप पुलिस की नौकरी देते तो आप उसका वेरिफिकेशन करते हो, उसका एक एग्जाम होता, कुछ नहीं। अब आपने एक क्रिमिनल को, उसको आपने एक बैज दे दिया पुलिस वॉलंटियर का, और वो आपने उसको फ्री मूवमेंट दे दिया। तो वो देख रहा है कि कौन लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कौन उसका किस शिकार बन सकती है। और ये जो है, मैं कहूंगी कि उस हॉस्पिटल की, उस सरकार की मेडिकल सेक्रेटरी, मैं तो ऊपर के मेडिकल सेक्रेटरी को बोलूंगी, हेल्थ मिनिस्टर को बोलूंगी, उनकी गैर जिम्मेदारी थी। अगर आप कह रहे हैं एक तरफ बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों का विकास करो, तो जब बेटियां पढ़ के आ रही हैं नौकरी में, तो आप उनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे? आप और मैं आज इस स्टूडियो में बैठे हैं, अगर इस स्टूडियो में रात में काम चलता है, तो उन महिलाओं को आप प्रोटेक्शन तो देंगे ना, उनको सेफ्टी देंगे कि रात में अगर वो रेस्ट करना चाह रही है तो कहाँ रेस्ट करेंगी, वो जाके लॉबी में तो नहीं रेस्ट करेगी ना। सो दैट इज व्हाई इट हैपेंड। सो दिस यंग ट्रेनी डॉक्टर लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज ऑफ द एपैथी। तो उनके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हुई। बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं किया गया? जब जब पुलिस ही उनको पुलिस वॉलंटियर के तौर पे भेज रही है, तो जब पुलिस को तो बैकग्राउंड चेक भाई वर्क करना चाहिए। तो आपको एक्शन लेना चाहिए था वहां के एसपी पे, जिसने बिना वेरिफिकेशन किए, वो जो अफसर थे जिन्होंने ऐसे आदमी को बनाया। दूसरा मेडिकल कॉलेज के हेड पे, जिन्होंने वहां पे विमेन के लिए रेस्ट रूम्स नहीं बनाए, सेफ्टी नहीं दी। प्लस जो मेडिकल सेक्रेटरी था या हेल्थ मिनिस्टर था, जिसने कमिटीज नहीं बनाई, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। और आज आप बैठ के 100 दिन, 200 दिन आप मोर्चा कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो। क्या तमाशा है भाई? उस आपने ये मोर्चा तब क्यों नहीं किया कि ये जो महिलाएं यहाँ काम कर रही है, इनके लिए रेस्ट रूम क्यों नहीं है? इनको रात में अगर काम करना पड़ता है तो लेडी गार्ड्स क्यों नहीं है हर फ्लोर पे? एग्जैक्टली। यू नो, अभी आप देखिए, इससे आके आप अभी महाराष्ट्र में देखिए, बदलापुर में जो है, जो 4 साल की बच्चियों के साथ उसी स्कूल के स्वीपर ने रेप किया। ये तो अभी अभी रिसेंटली लास्ट मंथ की बात की बात है। पूरा बदलापुर शहर जब सड़कों पे आ गया, तब पुलिस ने उसमें ध्यान दिया। नहीं तो जो है, क्योंकि इट वाज अ प्राइवेट कॉलेज स्कूल था, लोग तो पन डाल रहे थे कि भाई ना आए, हमारी रेपुटेशन, मतलब यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर बिजनेस बिकॉज स्कूल हैज बिकम अ बिजनेस। आप अपने चाह रहे कि कोई एक्शन नहीं हो ताकि लोग भूल जाए, बट पीपल केम आउट एंड द कंसर्न पेरेंट्स केम आउट, और उस तरह से जो, अब बाद में पुलिस ने उसको गोली मार दी,
आज हाई कोर्ट कह रहा है कि आपने कस्टडी में कैसे गोली मारी, दैट इज अ सेकेंड इशू। बट 4 साल की बच्चियों के लिए आपने विमेन आयास क्यों नहीं रखी, सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं रखे? हाउ दे आर अनसेफ प्लेसेस इन अ स्कूल, हाउ चिल्ड्रन गोइंग टू वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स आर रेप्ड? तो ये दीज आर द क्वेश्चंस। तो हम ये नहीं करते, बाद में हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है, सारे नेता आ जाते हैं विजिट करने, सारे बड़े बड़े नेता आ जाएंगे, विमेन कमीशन आ जाएगा, चाइल्ड कमीशन आ जाएगा। बट मैं कहती हूँ आप कहाँ थे जब आप ये सब लाइसेंस आप दे रहे थे स्कूल का? जब आप लाइसेंस दे रहे हैं स्कूल का तो आपको ये सब चेक करना चाहिए ना कि दीज आर द डूज एंड डोंट्स, हैव यू डन देम? नो। व्हेन यू आर मेकिंग अप दीज मेडिकल कॉलेजेस एंड आप महिलाओं को ट्रेनीज रख रहे हैं, तब आपके डूज एंड डोंट्स कहाँ है? सो ये गैर जिम्मेदारी है सीनियर ऑफिसर्स की, पॉलिटिशियंस की, और उनको और वही पॉलिटिशियन आके वहां पे फिर नारा लगाएगा और वहां पे जो है वो वोट बैंक करेगा, देखिए मैं आपके लिए आ रहा हूँ। अरे इनको तो धक्के मार के निकालना चाहिए। मैम मेरे को मानो सच में लगता है कि हमारे देश को प्री एक्टिव मेजर्स पे ज्यादा काम करना चाहिए रादर देन जब के गलत चीज हो चुकी है उसके बाद आप क्लोजर या न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हो। प्री एक्टिव मेजर्स लेना उसको बोलते बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्राइम। एंड क्यों देन क्राइम। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर। और पुलिस का काम, पुलिस का जो मेजर ड्यूटी है वो है कि आप क्राइम प्रिवेंट करिए होने से। करेक्ट। बट वो कोई नहीं देखता है। क्यों? क्योंकि आज अगर आप देखिए तो अराउंड 800 पीपल पे एक पुलिस कांस्टेबल है। मेरा ये एक सवाल होने वाला था कि मैम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पर 1000 या लाख के ऊपर 1000 पुलिस या कुछ ऐसा है, आई माइट बी टोटली रॉन्ग, मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे, बट वी आर 1/3 ऑफ दैट। बिल्कुल नहीं। और जो 1/3 अगर है ना, तो वो भी जो कांस्टेबल है वो वीआईपी ड्यूटी में लगा हुआ है, वो बॉलीवुड के स्टार्स की ड्यूटी में लगा हुआ है, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को एस्कॉर्ट करने में लगा हुआ है। आम आदमी के लिए पुलिस नहीं है, वो तो पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट्स और जो पैसा दे सकते हैं उनकी सिक्योरिटी में लग गया। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि पहले क्या होता था, बीट पुलिस होती थी कि मतलब हर एरिया में अगर कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम हो रहा है, तो उस एरिया का जो बीट हवलदार था उसको मालूम होता था। मेरे फादर खुद पुलिस में थे और मेरे फादर कहते थे लोकल इंस्पेक्टर को मालूम होता है कि उसके एरिया में कौन कौन क्रिमिनल घूम रहे हैं। तो इंटेलिजेंस अगर आपके पास है तो आप उन पे चेक रखोगे। आजकल आप देखिए देयर आर सो मेनी रेपिस्ट एंड पीडोफाइल्स, वो जेल में है, वो पैरोल और फरलो पे बाहर आते हैं, दोबारा क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, रेप करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप पैरोल फरलो पे छोड़ते क्यों? दूसरा, अगर वो बाहर निकले हैं या वो सजा काट के भी 14 साल बाद अगर निकल रहे हैं, तो आप उनके ऊपर ट्रैक क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं लोकल पुलिस उन पे नजर रखती कि ये आदमी निकला है, ही कैन कमिट अ क्राइम अगेन। सो प्रिवेंटिव मेजर्स हमारे पास है नहीं। निर्भया हुआ, निर्भया पे आज भी रूह कांप जाती है कि कैसे वो बच्ची को दिल्ली में मतलब बस में पूरी रात रेप करते रहे, उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड आपने इंसर्ट कर दिया, कांच की बोतल इंसर्ट कर दी, और उसने तब भी कहा, बहादुर लड़की ने कहा कि मैं जीना चाहती हूँ, और वो लड़ी। कितनी देर उसको सिंगापुर ले गए, वो उसका इलाज हुआ, बट वो मर गई। उसके बाद ही वी गॉट द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013। उसमें पहली बार सरकार जो थी, जब पब्लिक का गुस्सा हुआ तब पार्लियामेंट ओवरनाइट बैठी, 2 दिन कंटिन्यूस बैठी, और हमने गैंग रेप के लिए डेथ पेनल्टी, पहली बार हम गैंग रेप के लिए और ब्रूटल रेप के लिए, जिस ऐसा रेप जिसमें डेथ हो जाए, जिसमें विक्टिम वेजिटेटिव स्टेट में हो जाए, उसमें हमने डेथ पेनल्टी का प्रोविजन किया। मतलब 2013 से पहले हमारे पास डेथ पेनल्टी थी ही नहीं। और ये रियलाइज किया कि ऐसे हीनस ऑफेंसेस के लिए अगर हम कड़ी से कड़ी सजा नहीं देंगे, क्योंकि एक तो हमारा कन्विक्शन रेट बहुत कम है, लोग कहते हैं नहीं, अगर इन एक्टिविस्ट कमेंट से नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, लाइफ इज प्रेशियस नहीं होनी चाहिए। मैं यही पूछती हूँ। मैंने कहा कि जब 100 में 70 रेपिस्ट छूट जाते हैं, तो अगर इतने लिमिटेड को सजा हो रही है, तो आपको एक एग्जाम्पल भी तो करना पड़ेगा, एक सोसाइटी में मैसेज भी तो करना पड़ेगा कि इफ यू कमिट अ हीनस ऑफेंस लाइक रेप, you will be shot dead or you will be hanged. But shot dead you cannot do because that is violation of human rights. Correct. But due process of law follow करके आप hang तो कर सकते हो। लेकिन निर्भया के रेपिस्ट को 2013 को उनको फांसी 8-10 साल बाद हुई। तो जो क्राइम था, और जब 10 साल बाद आप हैंग करेंगे, तो क्राइम और पनिशमेंट में लिंक टूट जाता है। करेक्ट। लोगों को पीपल लूज इंटरेस्ट। आजकल तो मेमोरी कितनी देर की होती है। एब्सोल्युटली। सो आई वुड से कि हमारा जस्टिस सिस्टम भी फॉल्टी है।
आप कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, बट फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या, अगर 10 साल तक आपने सजा नहीं दी, 10 साल तक आपने उसको पुलिस मतलब जेल में बैठा के सरकारी रोटियां खिलाई, उसको आपने टैक्स पेयर के पैसे पे मौज कराया, आपने उसको परोल और फरलो देके बाहर भेज दिया कि जाओ तुम अपने बीवी के साथ घूम के आओ, तुम खेती करके आओ, यू नो ऑल दोस क्राइम्स, या और क्राइम करके आते हैं। आपने देखा कि कैसे रेपिस्ट जो निकले उनको लोगों ने माला पहनाई, मतलब यू नो लाइक दैट रॉन्ग मैसेज विच गोज। करेक्ट। सो व्हाट आई फील इज कि फांसी से कम एक डेटरेंस होगा। क्रिमिनल लॉ का मतलब है नॉट ओनली पनिशमेंट बट ऑल्सो डेटरेंस, मीन्स आपको डर होना चाहिए गुनाह करने का। तो प्रिवेंटिव मेजर जो हुआ, ये खौफ होगा कानून का, और कानून का खौफ तब होगा जब लोगों को ये हो जाए कि तुमने गुनाह किया है, चाहे तुम मिनिस्टर के बेटे हो चाहे अफसर के बेटे हो, तुमको सजा मिलेगी। जब पनिशमेंट इज 100% एंड श्योर, तब कानून रुकेगा और तब प्रिवेंटिव मेजर होगा। सो आई फील उसके लिए ना सिर्फ पुलिस बट जुडिशरी एंड द सोसाइटी, एवरीवन नीड्स टू कम टुगेदर। मैम, ये जो आपने कहा कि गैंग रेप एंड ब्रूटल रेप के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी मिली है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि रेप एज अ होल एक जन करे तो भी रेप है, इट इज हीनियस, उसके लिए भी डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, ताकि कोई भी हो, किस भी हालत में हो, वो 100 नहीं 1000 उसके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि रेप हो। बट अनफॉर्चुनेटली You know, but again there is a problem here. There's a catch in law. जैसे we feel, in fact हम लॉ कमीशन को लिख भी रहे हैं कि रेप की डेफिनेशन चेंज करिए, जी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पुलिस पार्लेंस में कहते हैं टेक्निकल रेप, यू नो टेक्निकल रेप इज व्हाट, दैट इज कि आपने यू एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप, आप शारीरिक संबंध किसी महिला से करिए अंडर द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। मीन्स आपने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और आपने आपके फिजिकल रिलेशन हो गए लेकिन आपने शादी नहीं की, तो वो महिला को कानून में अधिकार है कि वो आपके खिलाफ रेप का चार्ज लगा सकती है ये हाँ, ये आज का कानून है। तो ऐसे में देखिए, आज वी आर इन अ परमिसिव सोसाइटी, सबके इट्स ओपन डेटिंग का है कि भाई आपका यू इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू विल बी स्लीपिंग विद दैट पर्सन। अब आपने तो बोला नहीं कि मैं शादी करूंगा, यू आर जस्ट डेटिंग, एंड इफ इट इज एन एडल्ट कंसेंसुअल रिलेशनशिप, वो रेप कैसे हो सकता है? करेक्ट। सो आजकल सुप्रीम कोर्ट्स भी ये कहते हैं कि अगर एडल्ट कंसेंसुअल रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप है तो आप उसको रेप कैसे बोल रहे हैं? कि क्योंकि अब एडल्ट वुमन वो विलिंगली उस रिलेशनशिप में आई है, शी इज ऑल्सो एंजॉयड दैट पार्ट, और बाद में अगर शादी नहीं हुई, अगर टूट गया संबंध, तो वो रेप कैसे होता है? मैम, ये जो है, ये जो आजकल केसेस जा रहे हैं कि कंसेंशुअल के बाद भी औरतें शायद केसेस गलत भी तो होंगे ना, जो सिर्फ फंसाने की कोशिश करें, मिसयूज हो रहा होगा इस चीज का। देखिए बिल्कुल, मैं खुद भी देखती हूँ सोशल मीडिया पे, लाइक दे आर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स ऑफ मेन हु आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर सेइंग मेन अगेंस्ट वायलेंस, यू नो लाइक उनके ऊपर झूठे केसेस लग रहे हैं, वो ग्रुप बना रहे हैं। जैसे 498A है, तो 498A वाज बेसिकली मेड, पहले इसको जो है ना बीएनएस में हम 498A को अभी हमने चेंज कर दिया है 8586। पहले आईपीसी जब था तो उसमें 498A बोलते थे, मेजॉरिटी लोग उसको 498A ही के नाम से जानते होंगे। तो ये था कि अगर आप किसी मैरिड वुमेन के साथ क्रूएल्टी करते हैं, अगर आप उसको मारते हैं पीटते हैं डाउरी के लिए, तो उसमें आपको 3 साल की सजा है। तो ये लॉ इसलिए लाया गया क्योंकि देखिए डाउरी इंडिया में बहुत चलती थी, विमेन को टॉर्चर किया जाता था, आज भी डाउरी डेथ्स होती हैं, मतलब ऑन एन एवरेज कम से कम एवरी डे 18 से 20 मैरिड विमेन घर में किचन में जल के मरती हैं, और जो एफआईआर लिखी जाती है उसमें लिखा जाता है कॉज ऑफ डेथ किचन फायर। वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये कॉज ऑफ डेथ, सिर्फ इंडिया में है। तो हमको इसलिए स्ट्रॉन्ग लॉज लाने की जरूरत थी। वी गॉट 498A, लोगों ने कहा 498A का मिसयूज हो रहा है। अब जैसे ये रेप में भी है, रेप में अगर हम डेथ पेनल्टी ला रहे हैं तो हमको ये तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा लॉ मिसयूज ना हो, क्योंकि अगर हम फिजिकल रिलेशनशिप अंडर द फॉल्स ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज को भी हम रेप कह रहे हैं, तो आज की परमिसिव सोसाइटी में व्हेन मेन एंड वुमेन आर इन अ रिलेशनशिप, गर्ल्स एंड बॉयज सेक्सुअल रिलेशनशिप तो एक टीनेज में ही शुरू हो जा रही है, तो उसको आप रेप कैसे बोल दे रहे हैं? यू नो देयर आर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 17 18 जो स्कूल में, मैं कहती हूँ टीनेज रोमांस, जो 16-17 के हैं, बट दे गेट इनटू फिजिकल रिलेशनशिप विद दीज यंग देयर क्लासमेट्स। अब उस पे पॉक्सो लग जाता है क्योंकि बच्ची 18 साल से कम की है। अब दे आर ऑफ द सेम एज,
लेकिन वो rather than saying that it is a love affair between a boy and girl, आप उसको रेप कर देते हो, पॉक्सो कर देते हो, वो बच्चा जो है जेल चला जाता है, जो स्कूल में पढ़ रहा बच्चा, and what was his fault? His only fault was he fell in love with his classmate, and चूंकि it's a permissive The society, classmate also fell in love. yes, and वो क्लासमेट अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ इलोप भी कर जाती है, तो वो इलोप कर गई, पेरेंट्स ने गए एफआईआर लिखा दी किडनैपिंग की, तो ये तो रेप के साथ साथ किडनैपिंग भी हो गई। और बाद में वो लड़की जब वापस पकड़ के पेरेंट्स लेके आते हैं ढूंढ के, वो पेरेंट्स के प्रेशर में कह देती नहीं, मैं तो अपने आप नहीं गई थी, मुझे ये लड़का जबरदस्ती ले गया था। तो यू सी दैट पुअर स्कूल बॉय, जो 11th-12th का बच्चा जिसको पढ़ना चाहिए था, बट नाउ इट्स वी कॉपी द वेस्ट। वेस्ट में जैसे फिजिकल रिलेशन 14, 15, 16 में शुरू हो जाते हैं, यहाँ भी हो गए, बट हमारा यहाँ पे लॉ कहता है कि इफ यू हैव फिजिकल रिलेशन विद एनी चाइल्ड हु इज लेस देन 18, इट इज रेप। तो वो स्कूल किड जो है वो रेपिस्ट भी हो गया, दोनों जो भाग गए घर छोड़ के, वो जो है फिर वो किडनैपर भी हो गया। डू यू रियलाइज? तो अब वी जब हम इतने हार्श पनिशमेंट्स ला रहे हैं, हम एक तरफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पॉक्सो में जो है बेल नहीं होगी, आप जो है सालों जेल में पड़े रहेंगे। तो फिर आपको अपना जस्टिस सिस्टम भी तो ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी पुलिस को भी तो सही करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुलिस जो पैसा लेके कोई भी चार्ज लगा दे करप्शन के चक्कर में, तो उसमें ह्यूमन राइट्स कम इन। देयर इज समवन सन हुज लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, देयर इज सम आई हैव सीन सो मेनी मेन हु हैव कमिटेड सुसाइड बिकॉज उनके ऊपर फॉल्स चार्ज लगा दिया गया रेप का, और उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई और फिर मीडिया ट्रायल हो जाता है। आपको मीडिया ट्रायल शुरू हो गया, आपने जो है मे बी यू हैड एन अफेयर, नाउ एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस, सो कोर्ट भी कहता है एडल्ट्री सिर्फ डिवोर्स के काम आएगी, इट्स नो लॉन्गर अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो इवन द कोर्ट्स रियलाइज की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप जो है रेप का चार्ज लगा दीजिए, तो यू आर डिस्ट्रॉइंग फैमिलीज। सो दैट इज व्हाई आई फील कि योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज टू बी प्रॉपर, योर इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी प्रॉपर, आपकी जो चार्जशीट फाइल होती है दैट हैज टू बी एज पर लॉ, आपके इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी फ्री एंड फेयर। नहीं होगा तो आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लॉ ले आइए, इट विल बी मिसयूज बाय द पुलिस एंड कोर्ट्स में, चूंकि तारीख पे तारीख पड़ती है, आपको सुनवाई होगी नहीं, आप जेल में पड़े रहेंगे सालों। बट क्या मैम ऐसा कितना होता है, बिकॉज आई एम श्योर होता ही होगा कि ये फेमिनिज्म या जो आजकल बीएनएस में इट इज मोर वुमेन सेंट्रिक लॉ विच इज गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट, बट उसको मिसयूज भी किया जा रहा है कि मतलब इतने केसेस दर्ज हो रहे हैं, पर उसमें सिर्फ इतना ही परसेंटेज कन्विक्शन पे है और इतने फॉल्स हैं। एनसीआरबी की फिगर्स है 2018 की। एनसीआरबी इज द क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो हर साल ये डेटा निकालता है। जी। सो इट्स अ गवर्नमेंट एजेंसी एंड विच रिलीजेस द डेटा कि भाई ये क्राइम इतना हुआ, इसमें कन्विक्शन इतना हुआ, किस स्टेट में ज्यादा क्राइम हुआ, सो दैट इज हाउ इट टेक्स आउट द रिकॉर्ड्स। तो अभी 2018 की फिगर्स कहती हैं कि जो 498A, जो मैंने कहा ना डाउरी के लिए कहते हैं कि अगर आपने, एंड हमारा जो कानून है, वी हैव टू प्रोटेक्ट वुमेन बिकॉज डाउरी डेथ इंडिया में होती है, तो मेंटल क्रुएल्टी इज ऑल्सो एन ऑफेंस। तो मेंटल क्रुएल्टी के लिए भी आपको 3 साल की जेल हो सकती है। सो वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वुमेन टू दैट एक्सटेंट। अब आपने झूठा मेंटल क्रुएल्टी का केस लगा दिया और पुलिस ने लिख दिया बिकॉज यू वांट अ बिगर सेटलमेंट फ्रॉम योर हस्बैंड, जैसे ना डिवोर्स केसेस में आपने कहा कि नहीं 498A का क्रिमिनल केस लगा दो, तो हस्बैंड घुटनों पे आ जाएगा, आपको बेटर एलिमनी मिल जाएगी, बेटर आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। तो उसमें अगर आप देखिए जो 2018 की फिगर्स हैं, दिस इज 7 केसेस में सिर्फ एक केस में कन्विक्शन होता है, 7 में एक केस में सजा होती है, बाकी 6 छूट जाते हैं। तो 6 क्यों छूट जाते हैं? देयर आर 2 रीजंस, आइदर इट्स अ फॉल्स केस जो कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ, सो दैट कैन बी वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग कैन बी कि जो बॉयज साइड है दे हैव अ बेटर लॉयर, और या उन्होंने पहले ही पुलिस को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि पुलिस ने चार्जेस सही ढंग से नहीं लगाए, या फिर जो मैंने अपने उसमें देखा है कि लॉट ऑफ विमेन हु कम टू मी, they are housewives, they don't have that kind of money, वो उस तरह के बैटरी ऑफ लॉयर्स नहीं खड़े कर पाती हैं, वो गवर्नमेंट लॉयर के साथ ही काम चलाती हैं, बिकॉज द क्राइम इज अगेंस्ट द स्टेट। तो वी ऑल नो गवर्नमेंट लॉयर्स के पास ना लेटेस्ट केसेस होते हैं, ना उनके पास टाइम होता है, दे आर ओवरबर्डन विद केसेस। और इधर जो है जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो एक्यूज्ड होते हैं,
they get best of the lawyers. So conviction rate is very poor. Rape cases में आप conviction is देखिए not even 30%. तो जो actual FIR rape की लिखी गई है 100 में 70 rapists छूट जाते हैं. That is again both ways. Either it is a false case और या आपका ट्रायल सही नहीं हुआ, आप नहीं कर पाए. So you have to see the totality. Like आसाराम के केस में, जो रेप केस में आसाराम बापू अभी भी जेल में है, कितने विटनेसेस थे जिन्होंने जो सबूत देने उनको कोर्ट में आना था. You know, they were shot dead. मुजफ्फरनगर में एक विटनेस को गोली मारी गई, शाहजहांपुर में मारी गई. 5-6 जगह पे. तो अगर जिसको गवाही देनी है उस गवाह को ही आप मार देंगे और बाकियों तक मैसेज भी तो जा रहा है. हाँ, तो गवाह आप मार देते हैं. हमारे यहाँ विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम नहीं है कि जो विक्टिम है, जो 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 जिस महिला के साथ गुनाह हुआ है, उसको उसकी आइडेंटिटी नहीं बदली जाती. हम तो देखिए ना, मीडिया में चला देते हैं नाम कि ये है, फिर बाद में कोर्ट नाराज होता है, तब फिर नाम हटाया जाता है. बिकॉज टीआरपी की होड़ है. आपने जो है विक्टिम का नाम आउट कर दिया, उसकी लोकेशन आउट कर दी, जबकि ये कहा जाता है इट शुड बी इन कैमरा, नेम्स नहीं आने चाहिए. तो विक्टिम प्रोटेक्शन नहीं है. ऊपर से विक्टिम का आपने नेम हाईलाइट कर दिया तो विक्टिम होस्टाइल हो जाती है, उसको ऑपोजिट साइड धमका लेती है, या तो धमकाएगी या पैसा देके खरीद लेगी. तो कन्विक्शन रेट इज पुअर. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. और इस पे हम बात नहीं करते. हमारा मीडिया इस पे नहीं बात करेगा. वो बस बात करेगा यहाँ पे रेप हुआ और ऐसे हुआ और ये तो बीजेपी के है, पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन बैठा दीजिए. इट इज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, इट इज समाजवादी वर्सेस जो भी पार्टी है वहां की. लाइक इट बिकम्स अ पॉलिटिकल अफेयर. तो यू आर नॉट सीरियस अबाउट क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड यू आर नॉट रियलाइजिंग कि इनोसेंट लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट. अगर झूठा केस भी बन रहा है तो भी फैमिली लॉस्ट हो रही है. बिकॉज आई वुड से आई हैव अ सन एंड डॉटर, तो फॉर मी द बॉय इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना. तो हम ये भूल जाते हैं कि समाज में आप बॉय गर्ल हस्बैंड वाइफ सब गाड़ी के पहिए हैं. एक भी पहिया पंचर हो जाएगा, गाड़ी नहीं चलेगी. सो ये माइंडसेट जब तक हम नहीं लाएंगे तो 498A में कन्विक्शन का ये हाल है. रेप में भी कन्विक्शन जो है 30% है. तो क्यों? सो दैट इज द रीजन क्राइम नहीं कंट्रोल हो रहा, प्रिवेंट हम नहीं कर पा रहे और इनोसेंट लोग भी जेल में जा रहे हैं. बट एक कहावत है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है. तो जब हमें विमेन को प्रोटेक्ट करना है तो हमें ये कानून तो लाने पड़ेंगे. करेक्ट. सो लाइक आप वो देखिए जो आरुषि रेप केस था, आज तक किसने आरुषि को मारा वो सीबीआई भी नहीं बता पाई. शीना बोरा के केस में आज तक सच्चाई सामने नहीं आई. So you see the technicalities. हमारे फोरेंसिक्स सही नहीं है, हमारे पास फोरेंसिक लैब्स नहीं है, वी आर शॉर्ट ऑफ दैट. पुलिस की शॉर्टेज है, पुलिस वीआईपी बंदोबस्त में लगी हुई है, सारी गाड़ियां जो है एस्कॉर्ट करती रहेंगी पॉलिटिशियंस को. सो आर वी सीरियस अबाउट विमेन सेफ्टी? आर वी सीरियस अबाउट क्राइम अगेंस्ट विमेन? आर वी सीरियस अबाउट द सिटीजंस? आज भी महाराष्ट्र वोट दे रहा है तो लोग कहते हैं किसको वोट दे, सब तो एक जैसे हैं. तो आपको ह्यूमन राइट्स की कदर है? किसी का बच्चा मरता है तो आपको क्या दर्द होता है? या आपका घर ठीक है तो यू आर ओके? मैम, जस्ट टू हम अगर पुलिस, एक तो पुलिस ऑफिसर्स बढ़ाने चाहिए, ठीक है. हाँ, ऑब्वियसली बजट और पेंशन ये वो रख के फ्यूचर में क्या दबाव पड़ेगा ये सब मायने रखता है, एंड आई एम टोटली फॉर दैट एंड आई अंडरस्टैंड. बट हम अपनी विजिलेंस सिस्टम को तो इन्हांस कर सकते हैं. जो हमारे पास सीसीटीवी कैमराज है आज के टाइम पे, फॉर एग्जांपल मैंने बीच में एक ये केस स्टडी किया था. चाइना में पेटी क्राइम्स, जो मतलब चोरी किया, कुछ हुआ, उसका मालूम है आपको टर्न अराउंड टाइम क्या है फॉर द पुलिस टू कैच द क्रिमिनल? लेस देन 10 मिनट्स. और फिर मैंने बोला कि ये इतना कम कैसे हो सकता है. कि एक एक्सपेरिमेंट किया था किसी ने. एक मॉल में जाता है चेहरा छुपा के, मॉल में जाता है, कुछ चुराता है और निकलता है, और जैसे वो निकलता है उस पर्टिकुलर केस का 7 मिनट्स के अंदर द पुलिस सराउंडेड हिम एंड कॉट हिम. अच्छा, अब आप ये बताइए, आरजी कार मेडिकल कॉलेज में कैमरे ही खराब थे, कैमरे थे नहीं सेकंड फ्लोर पे, लाइट्स वहां पे खराब, बहुत डिम थी. तो फिर आप कहाँ से, आपके सीसीटीवी कैमराज ही नहीं चलते? कल एक पॉलिटिशियन जो है उनका कुछ उन पे एलिगेशन लगा कि पैसा बांट रहे थे, उस होटल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे. सो व्हेन यू कैन टैम्पर विद द सीसीटीवी कैमरास तो एविडेंस कहाँ से आएगा? नहीं, यही मैं बोल रहा हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए. एंड सेकंड ऑफ ऑल, एआई सिस्टम्स अभी दुनिया में है. अब चाइना का आप अगर देखेंगे, अगर 1000 लोग भी अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं ना, तो वो हजारों के ऊपर जो नाम आ जाता है उनका,
क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली जैसे हमारे पास आधार है, उनके पास एक एडवांस सिस्टम है, बट हमारे पास आधार तो है। बट द प्रॉब्लम इन इंडिया इज इट्स पॉपुलेशन। आप देखिए कितनी पॉपुलेशन है, Population 140 China में करोड़। भी नहीं, चाइना same- इज अगेन अ डिक्टेटरशिप। yes, that is- यहाँ पे आप जो है ना, freedom नहीं है वहाँ। हाँ, आपने वहां पे कैमरे लगा दिए, किसी की हिम्मत नहीं कि वो कैमरे तोड़ दे। वहां पे किसी की हिम्मत नहीं कि वो केले का छिलका सड़क पे फेंक के चला जाए। यहाँ पे तो आप सामने पान थूक के चले जाएंगे, आप सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएंगे। अभी जैसे अब सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस कहता है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, आधी कंपनीज में नहीं है। डू यू एग्जीक्यूट देम? नो, बिकॉज आपको मालूम है कि कुछ नहीं होना है, यहाँ पे सब चलता है। क्योंकि हम डेमोक्रेसी के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, तो हम तो कहते हैं नहीं नहीं, यू कांट टच मी, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दैट। तो वो जो चीजें होती है ना, दैट, सो चाइना इज नॉट द राइट प्लेस टू कंपेयर विद। बट अगर हम यूरोपियन कंट्रीज देखें, दैट वाज यूरोपियन कंट्री, क्योंकि चाइना ने कुछ तो सही किया ना, एटलीस्ट सेफ्टी वाइज तो वहां पे उन्होंने सी वट यूरोप पहल में करी करी है। सुनिए, लोग कहते हैं कि विमेन कहती हैं हम अमेरिका में रात में भी घूम सकते हैं, यूरोप में भी हम हॉलीडे मना सकते हैं, इंडिया में हम नहीं कर सकते। मैं खुद इतना यूरोप जाती हूँ, आई फील आई वेरी सेफ ओवर देयर, बिकॉज वही जो सीसीटीवी कैमराज है और पुलिस का रिस्पांस टाइम, वो भले ही कंट्रोल रूम में बैठे हैं, उनकी नजर उनके सीसीटीवी कैमराज पे, रिस्पांस टाइम जो आपने कहा ना, क्विक रिस्पांस टाइम, Yes. बट यहाँ पे रिस्पांस टाइम है ही नहीं। रिस्पांस टाइम जो है ना, आपके यहाँ आग लग गई हो, आप बोलेंगे तो आपके यहाँ फायर ब्रिगेड आने में घंटों लग जाएंगे। Correct. सो हाउ इट इज, द रिस्पांस टाइम इज पुअर। किडनैपिंग में कहते हैं कि एम्बर अलर्ट होता है, कि जैसे कि अगर आपने फर्स्ट 4 आवर्स में पकड़ लिया तो आप बच्चे को रिकवर कर लेंगे। यहाँ तो 4 घंटे में आप पुलिस स्टेशन ही ढूंढते रह जाएंगे, किस जगह जाना है आपकी एफआईआर। यहाँ घंटों लग जाते हैं एफआईआर। अगर आप कलकत्ता की आरजी कार मेडिकल कॉलेज की एफआईआर देखिए, वो रेप हुआ, ब्रूटल रेप हुआ, रात तक पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी थी। मेडिकल कॉलेज ने सुबह बॉडी मिलती है, पूरा सुबह निकल जाती है, रात में जाके उस लड़की के फादर और रिलेटिव आते हैं, वो एफआईआर लिखाते हैं। मेडिकल कॉलेज एफआईआर नहीं लिखाता, और पुलिस अपने आप भी नहीं लिखती। तो यहाँ पे 24 घंटे 48 घंटे तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है, रिस्पांस टाइम क्या होगा? बिकॉज ओनली आफ्टर एन एफआईआर पुलिस इज बिकम्स एक्टिव। सो दैट इज द प्रॉब्लम। अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फिक्स्ड है, कि अगर आपने अपना काम ठीक से नहीं किया, विल यू लूज योर जॉब? नो, यू विल नॉट लूज योर जॉब। यू विल हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉलिटिशियन। आप देखिए कितने केसेस है, मतलब जहाँ पे पुलिस वाले खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कस्टोडियल डेथ्स के, फॉल्स एनकाउंटर्स के, बट दे हैव पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, तो उनका कुछ नहीं होता। सो यू हैव टू मेक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि अब ये भी छोड़ दीजिए, पुणे का पॉर्श केस था, वहां पे एक बच्चा चला रहा था, 2 टैकीज मर गए सड़क पे। पुलिस स्टेशन में जब भीड़ इकट्ठा हुई, वहां पे लोकल एमएलए पहुंच गया पुलिस को धमकाने के लिए कि तुम एफआईआर नहीं लिखोगे, क्योंकि जो बच्चा चला रहा था वो बिल्डर का बच्चा था। ये भी छोड़ दीजिए, जो उसका ब्लड सैंपल लिया गया बिकॉज ही वाज ड्रंक। बिल्डर के पास इतना पैसा था और इतना कॉन्टैक्ट था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसने अपने जुवेनाइल का जो ड्रंक था उसका ब्लड सैंपल बदल दिया। इंडिया में यही हो सकता है कि जो अल्कोहल मतलब कंटेंट था, वो ब्लड सैंपल बदल के मदर का ब्लड सैंपल रख दिया गया पैसे लेके, एंड सीनियर डीन ऑफ द हॉस्पिटल, द लैब ऑपरेटर, सब ने पैसे ले लिए और अपने सैंपल बदल दी। आई मीन इफ यू सी, तो जान की क्या कीमत रहेगी? मतलब आपके पास पैसा है तो इफ यू हैव मनी यू कैन रेप द सिस्टम। मतलब अगर आप देखिए ना, मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी टू से, बट ये क्या हुआ पॉर्श के केस में? यही हुआ ना, और उसने बच्चे को तुरंत छोड़ दिया जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने। अब वो तो जब पब्लिक आउटक्राई हुई, दैट इज व्हाई आई से एक्टिविज्म, व्हाई अगेन आई विल से आई केम बैक टू द टू बी अ वॉइस ऑफ द साइलेंस मिलियंस। व्हाई डिड आई लीव द गवर्नमेंट जॉब? बिकॉज आई सेड नो, वी रिक्वायर स्ट्रॉन्ग वॉइसेस, वी रिक्वायर पीपल टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। वो तो जब पब्लिक पुणे में उतरी बाहर, तब आपने, अभी आज भी उस बच्चे की मदर जेल में है, उसके फादर ने धमकी दी लोगों को, द पॉलिटिशियन हैड टू बी मेड अकाउंटेबल। So a strong public system, a strong public opinion, मतलब we require a civic society, activism. That is what is going to protect you in the long run. So this is how it is. पर यही प्रॉब्लम ना मैम, यहाँ पे अभी हम इतने कंप्लेसेंट हो गए हैं कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है। कौन जाएगा यार? कौन? ये एक बहुत
बड़ी चीज है कि यार कौन जाएगा, बिल्कुल देखिए अभी ये 4 साल की बच्ची के साथ कौन रेप पढ़ेगा हुआ, इन सब 4 साल की खेलों? बच्ची के साथ रेप हुआ, मतलब स्वीपर ने। मैं पूछती हूँ कितने पेरेंट्स हैं यहाँ भी, लोग जो बैठे हैं पेरेंट्स होंगे। आपने क्या आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वहां जाके पता किया कि भाई वहां पे जो जैनिटर है, जो स्वीपर है, गर्ल चाइल्ड स्कूल में, वो मेल है कि फीमेल है? किसी ने किया होगा? नहीं किया होगा। हम अपने जीवन के अपने जो है डेली उसमें इतने फंस चुके हैं कि हम वो नहीं करते। करेक्ट। सो हम तो वी हैव टू ourselves मेक द सिस्टम अकाउंटेबल। Even when 26/11 happened in India, जीपीओ में मैं काम कर रही थी, and बाद में पता चला जीपीओ में ही कैमरास नहीं थे, सीसीटीवी। मतलब वीटी से वो निकल के आए, किया, ताज होटल में घुसे, मतलब वी हैड नो वेयर सीसीटीवी कैमरास। तो टैक्स पेयर मनी जो कि सीसीटीवी कैमरा, जो कि पब्लिक सिस्टम सैलरीज में लगना चाहिए था, वो तो नेताओं ने वोट इलेक्शन जीतने के लिए फ्री में बांट दिया, एंड हमारा आप चुप बैठे हैं। तो जो पब्लिक एपैथी है, जो सिटीजन्स की एपैथी है, जो एक नागरिक की ड्यूटी होनी चाहिए कि लुक हियर, दिस इज माय मनी, तुम कैसे बांट दे रहे हो? जो रेवड़ी रेवड़ी कर रहे हैं, कैसे ये रेवड़ी बट रही है? वो हमारी लाइफ की सेफ्टी में आना चाहिए था ना। फोरेंसिक लैब नहीं है। आज फोरेंसिक लैब जो यहाँ पे कलीना में है, उसके पास कितने साल की वेटिंग है? एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं आती है, सैंपल्स बदल जाते हैं। अगर आप पुलिस से पूछिए, वो कहेंगे भाई सैंपल जो है वो फोरेंसिक से आने में ही 2 साल लग जाते हैं। सो टिल द टाइम यू डोंट मेक योर जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट, हमारे लिए जान सबसे सस्ती है। मैम, डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि शहरों में शायद कम होगा क्योंकि नॉलेज ज़्यादा है, पर आज भी हम जो छोटे शहर गांव इनमें जाते हैं ना, वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी बेस्ड वायलेंस, ये सब बहुत आज भी प्रेवलेंट है। कुणाल, मैं भी यही सोचती थी कि डोमेस्टिक वायलेंस गांव में बहुत है, बट शहर में भी काफी है। ये पढ़े लिखे लोग भी जो दिखते हैं ना मुखौटे पहन के, ये भी घर में बीवियों को बहुत मारते हैं। इनफैक्ट एक मेरे पास क्लास 1 अफसर आई, बात कर रही थी मैं, उसका हस्बैंड भी सीनियर ऑफिसर था। शी सेड कि मैम हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट होने लगा किसी बात पे, बट नेचुरल इफ यू आर एम्पावर्ड, आप पढ़े लिखे हो, आप एक क्लास 1 अफसर हो, आप कहोगे नहीं ये चीज नहीं है। शी सेड इट बिकेम अ लिटिल heated argument, मतलब आर्ग्यूमेंट ना। शी सेड माय हस्बैंड स्लैप्ड मी, एंड शी से, जैसे मैंने भी कान में इतना बड़ा पहना हुआ है, शी से उसने जोर से थप्पड़ मारा, मेरा जो कान का बुंदा था वो जमीन पे गिर गया, मेरा कान कट गया। एंड आज भी दैट क्लास 1 ऑफिसर इज मैरिड टू दैट गाय, एंड शी इज लिविंग विद हिम। सो डोमेस्टिक वायलेंस जो शहर में है वो अंडर द टेबल है, क्योंकि विमेन कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, या तो बिकॉज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, या इनफैक्ट अनदर केस आई हैंडल्ड व्हिच वाज ऑफ साउथ मुंबई, एंड द वुमेन सेड माय हस्बैंड इज वेरी ब्रूटल, ही मेंटल क्रूअल्टी, जो मैंने कहा कि वो टॉर्चर भी करता है, बदतमीजी से बोलता भी है, और मैं कहती हूँ ठीक है मुझे अलग हो जाने दो, तो शी सेज, मेरा बेटा कहता है मॉम कीप शट, आई हैव टू इनहेरिट द बिजनेस। अगर तुम घर से वॉकआउट कर गई, dad can marry again, don't divorce him, if dad will marry again I will lose out my inheritance। तो जो शहर की विमेन है ना, वो डब और बेचारी का टॉर्चर है कि वो पढ़ी लिखी है, काबिल है, लेकिन बच्चों की इनहेरिटेंस, तो फिर उसके पास घर नहीं है, वो कहाँ जाएगी? गांव में फिर भी गांव में जब लोग चीखते चिल्लाते हैं तो गांव में पंचायत होती है, गांव के अगल बगल के लोग मदद करने आ जाते हैं। शहर में तो कोई आता नहीं है। आप देखिए अभी जो दिल्ली में हुआ, जो लिव इन रिलेशनशिप में थी, वो लेडी को कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने हजारों पीस काट के गॉड। हजारों पीस काट के फ्रिज में रख दिया, और ये पहला केस नहीं है, कई केसेस आ रहे हैं। तो अब तो ब्रूटल हो गया है, और मैं ये कहती हूँ कि किसी को पता भी नहीं कि बगल में आपके क्या हो रहा है। मैम, बहुत मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि औरतें बहुत बार चुप रहती है क्योंकि उनको लगता है कि हम कहाँ जाए, ठीक है, या हमारी कोई आवाज़ सुनेगा नहीं। बट एज अ लॉयर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये हाइपोथेटिकल केस है कि एक लेडी कहीं पे भी बैठी हो, शहर में बैठी हो या छोटे शहर में या गांव में बैठी हो, एक लेडी जिनको लॉ की आइडिया नहीं है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, डाउरी बेस्ड हो या कोई भी बेस्ड हो, हरासमेंट, वो क्या स्टेप्स ले सकती हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, या प्रिवेंटिव
बनाने के लिए, या आगे चल के अगर आवाज उठानी है तो उनके पास भी कुछ केस या पॉइंट्स होने चाहिए जो वो अपने साथ एक एक होता है ना सपोर्ट की तरह या वेपन की तरह यूज कर सकती है। बिल्कुल, देखिए इसमें बड़ा क्लियर है। मैं जैसे कोविड के टाइम में सब जगह बंद था। डोमेस्टिक वायलेंस उस वक़्त बढ़ गया था बिकॉज़ हस्बैंड्स घर से काम कर रहे थे और विमेन अगर चाहती किसी को निकल के मदद माँग सकती, नहीं माँग सकती थी। पुलिस को अगर फ़ोन करिए, पुलिस भी नहीं आ पा रही थी। तो मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे कि वी आर सफरिंग डोमेस्टिक वायलेंस, प्लीज़ हेल्प अस। देन आई रियलाइज हाउ टू गो अबाउट इट एंड आई वुड लाइक टू से कि देयर आर शेल्टर होम्स विमेन के लिए और हर एरिया में प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी विमेन शहर में एटलीस्ट कि आप जहाँ पे रहती हैं आप प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन है उस एरिया का उसका नंबर रखिए। ऑल्दो ड्यूरिंग कोविड टाइम जब मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को फ़ोन करती थी तो सबके मोबाइल बंद होते थे, लैंडलाइन बंद होते थे। तो इट इज़ नेसेसरी और एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर होता है। जैसे कुछ जगह पे 1091 है, एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी होता है। पुलिस कितनी बार कहती है कि 100 पे आप कॉल करिए कंट्रोल रूम में, 100 डायल करिए तो कंट्रोल रूम से पुलिस आ जाएगी आपको तुरंत अगर आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है। सो इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास लोकल प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर हो, आपके पास हेल्पलाइन का नंबर हो, तीसरा पुलिस कंट्रोल रूम आप तुरंत मिलाइए और साथ ही साथ इट इज़ नेसेसरी जैसे इफ यू आर सफरिंग डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़ तो आप एक उसका रिकॉर्ड बनाइए। यू नो यू आइदर इट्स अ फ्रेंड और अ रिलेटिव हु नोज दैट यू आर सफरिंग दिस। मान लीजिए कल आपको इतना ब्रूटल मारा कि आप मर गई, आपकी आपकी डेथ हो गई, या आपको कल जब पुलिस केस करना है या आपको कोर्ट में आना है डोमेस्टिक वायलेंस का केस करने, तो एज अ लॉयर आई हैव सीन कि जज कहता है कि यू नो द लॉ सेज यू हैव टू प्रूव क्रूएल्टी। अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि आपने क्रूएल्टी सही है? आपको प्रूफ करना पड़ेगा जज के सामने, आपको जज को कन्विंस करना है कि डोमेस्टिक वायलेंस की आप विक्टिम हैं। मैम अगर कोई एक जो इनमें से एक समझो कोई एक जो लेडी सुन रही है उनमें से कोई है जो छोटे गांव में है या छोटे शहर में है, जिनके पास से ईमेल व्हाट्सएप ये सब की फैसिलिटी नहीं है, गरीब घर से है, नहीं है शायद, और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाए? पढ़ी लिखी नहीं है हाँ, तो देखिए अगर पढ़ी लिखी नहीं, अगर आप शहर में हैं तब तो आप व्हाट्सएप पे दे दीजिए, ईमेल पे भी दे दीजिए, आप सब एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड कोर्ट रखते में रहिए। हाँ, क्योंकि जब केस होगा तो आप प्रूव कर सकेंगे कि आपका लॉयर प्रूव कर सकेगा कि आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, घरेलू हिंसा का आप शिकार हो रही थी। जी। लेकिन अगर आप गाँव में हैं और आपका आदमी दारू पी के आपको रोज मारता पीटता है, आजकल तो ये भी हो गया है कि लोग जो है मतलब फिजिकल अब्यूज भी अपने दोस्तों को भी बुला के फिजिकल अब्यूज कराते हैं। तो मतलब इस तरह का अगर कोई हादसा हो रहा है तो जरूरी है कि आप सहिए मत, आप निकलिए वहाँ से। आप अगर अपने मायके में आके रह सकती हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन मेजॉरिटी में जैसे हम लोग क्या है पेट्रियार्की की, माँ बाप कहते नहीं भाई अपने निभाओ, हमने तो शादी कर दी। तब फिर ये आप पता करिए कि शेल्टर होम्स कहाँ पे हैं। कई जगह सरकार ने हर जगह हर जिले में एक शेल्टर होम होता है, विमेन वेलफेयर ऑफिसर होता है, विमेन कमीशन होता है। विमेन कमीशन की मेंबर को आप लिखिए। तो मैं कितने लोग को कहती हैं जैसे दिल्ली में एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, आप नेशनल कमीशन ऑफ विमेन को लिखिए। लेकिन अगर आपका सवाल है कि गांव में है तो वो क्या करे, तो गांव में एक पंचायत भी होती है, ग्राम प्रधान होता है, आप ग्राम प्रधान के पास जाइए, फिर आप महिलाओं को इकट्ठा करिए और आप जो पुलिस चौकी है पास की, आप पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन जरूर करिए। और वो आप डरिए मत, आप डरिए मत कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ डर के आगे जीत है। नहीं, पर अगर वो समझो डर रही है कि अगर पुलिस वाला भी नहीं हेल्प करे पर मेरे हस्बैंड को पता चल जाए या घर वालों को पता चल जाए कि मैंने ऐसे आवाज उठाई है, कुछ करने की कोशिश की, उस डर में भी होते, तो वो अगर अपने दोस्त से बात कर ले या कुछ कर ले या किसी को भी अगर बता दे कि नहीं, मेरे साथ देखिए ऐसा दोस्त ऐसा को हो भी रहा है, बता रही हैं तो फिर मैंने कहा ना उस गांव में जहाँ पे हो रहा है, गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके उनसे अकाउंटेबल करना चाहिए। एक्शन कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़े। आप चुप रहेंगी, देखिए वो तो लोग कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती Correct. है ना। सो इट इज यू हैव टू सी कि सर्वाइवल के लिए आपको आवाज तो मजबूत करनी पड़ेगी, आपको निकल के बताना पड़ेगा कि अब आप झूठी शान में बैठे रहिए कि नहीं नहीं मेरा पति तो बहुत अच्छा है, मुझे बड़े प्यार से रखा है, भले ही आपको रोज थप्पड़ लगाता है। तो आप समाज के सामने क्यों झूठी शान दिखा रही हैं? आप सच्चाई बोलिए, यस ही इज अ अब्यूजर, ही अब्यूजेस मी, ही बीट्स मी, और आप बाहर निकलेंगी, आप पुलिस में एफआईआर करेंगी। आज चूंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है घरेलू हिंसा, विमेन कमीशन में आप कंप्लेन कर सकती हैं और हर गांव में आशा वर्कर होती है
जो आशा वर्कर होती है ना, उसका काम होता है कि वो जो विमेन जो है जिनको प्रेग्नेंट है, उनको क्या मेडिसिन देनी है, उनको जो है डिलीवरी के लिए कम्युनिटी सेंटर में ले जाना है। तो हर गांव में आशा वर्कर होती है, आंगनवाड़ी वर्कर बोलते हैं। आप उन आंगनवाड़ी वर्कर को बोलिए कि देखो हमारे साथ वो, और वो जाती हैं, हर घर में जाती हैं, क्योंकि वो जितना कवर करती है महिलाओं को उतना उनको उस हिसाब से पेमेंट मिलता है। तो आंगनवाड़ी महिला होती है, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, आप उनको बताइए कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी मदद करवाओ। आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तभी तो आप जी सकती है। अगर आपने इतनी हिंसा देखी, अगर मैंने बताया आपको कि डाउरी डेथ हो रही है या तो सुसाइड कर ले रही है महिलाएं, भाई आपने इतना टॉर्चर किया कि वो सुसाइड, तो जान है तो जहान है आपका। अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। हम पॉडकास्ट से पहले आप मुझे एक कहानी सुना रही, कहानी नहीं, आप मुझे बता रही थी कि इंडिया में सबसे ज्यादा बर्न्ड टू डेथ केसेस हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू एसिड अटैक या जिंदा जला दिया जाता है। वो आर भी प्रेवलेंट है डाउरी के चक्कर में, या किसी ने शादी करने से मना कर दी तो उस पर एसिड फेंका जा रहा है। बिल्कुल, जो ये 21st सेंचुरी में 2024 में ये आज भी हो रहा है। देखिए इंडिया में आज भी, मतलब 2022 की फिगर्स मैं बता रही हूँ, 6,450 डाउरी केसेस रजिस्टर हुए हैं। 6,450, तो मतलब कि करीब 6,500 डाउरी केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। तो कितने तो नहीं भी रजिस्टर हो रहे हैं, कितनी महिलाएं जो हमारा आप बात कर रहे हैं कि वो आगे आती नहीं है, मार खाती रहती हैं, सहती रहती है बच्चों की खातिर। तो अगर इतनी महिलाएं आगे आके रजिस्टर कर रही हैं तो इसका मतलब डाउरी केस चल रहे हैं। और अगर आप देखें तो हाईएस्ट डाउरी केसेस कहाँ पे हैं, और ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे आंकड़े नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में डाउरी मतलब डाउरी के लिए जला दिया जाता है कि आपने कहा गाड़ी नहीं लाए, तुम पैसा नहीं दिया, गहना नहीं दिया, जिंदा जला देते हैं। और उसमें एफआईआर लिखते हैं, कॉज ऑफ डेथ किचन फायर, मतलब वो खाना बना रही थी, जल के मर गई। तो यूपी में 2,218 डाउरी डेथ हुई हैं 2022, 2 साल पहले। 2 साल की पहले की फिगर है कि 2,000 औरतें जल के, 2,218 महिलाएं जल के मरी हैं उत्तर प्रदेश में। ये सरकारी आंकड़े हैं डाउरी डेथ के, मतलब कि दहेज के लिए जला दिया गया। 2022 के आंकड़े। हाँ 2022 के हैं। उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है 2,218, नंबर 1 पे यूपी है, फिर बिहार है। बिहार में 1,057 डाउरी डेथ्स हुई हैं, और मध्य प्रदेश में 518। अगर हम यही फिगर्स देखें तो सबसे कम किस स्टेट में हुई है, जो सबसे ज्यादा लिटरेट है, केरला। केरला में ओनली 11 रिपोर्टेड डेथ्स हैं डाउरी की। और साउथ में भी अगर आप देखेंगे तो मतलब होनी बिल्कुल नहीं चाहिए। वी फील कि साउथ में मतलब कर्नाटका हैज 167 केसेस, बट दैट वुड बी इन रूरल एरियाज आई एम श्योर, बट सिटी में भी हो सकती हैं। बट कहाँ 2,218 डाउरी डेथ्स इन उत्तर प्रदेश, यू हैव 11 इन केरला, यू हैव 167 इन कर्नाटका। सो वन थिंग इज कि जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे विमेन की डाउरी डेथ्स कम हो रही है, वहाँ पे डाउरी मांगी नहीं जा रही है, इक्वल वे में शादी हो रही है। महाराष्ट्र में आप देखिए, यहाँ का सिस्टम है कि लड़का लड़की 50-50 करते हैं, दोनों शेयर करते हैं, दिन की शादी होती है, तो मतलब सिंपल ढंग से होती है। हालांकि आज मुझे बड़े मतलब परेशानी हो रही है इस बात से कि बिकॉज ऑफ दिस ऑनस्लॉट ऑफ सोशल मीडिया एक दिखावा बढ़ गया है। तो इसलिए आप डेस्टिनेशन वेडिंग, आपको ये दिखाना है, आपको डिजाइनर के कपड़े पहनने, भले ही लड़की के माँ बाप जो है लोन लेके शादी कर रहे हैं। जो फार्मर सुसाइड्स हो रही हैं, महाराष्ट्र में बहुत फार्मर सुसाइड्स हो रही हैं, पिछले 6 महीने में ही करीब 1,000 फार्मर सुसाइड्स हुई हैं। तो कहते हैं कि वो फार्मर जो है ना शादी करने के लिए उधार लेता है, और वो उधार चुका नहीं पाता, फाइनली अपने को वो लटका लेता है। वो ट्रैक्टर लेने के लिए उधार लेता है, उधार नहीं चुका पाता है, अपने को फांसी लटका लेता है। तो वो जो लाइफस्टाइल है, कंज्यूमर गुड्स, वो आजकल जिस तरह लोन का चक्कर हो गया है, वो वॉशिंग मशीन ले लेगा, वो गाड़ी ले लेगा, तो वो जो वाइट गुड्स ले रहा है लोन पे, वो लोन नहीं पटा पा रहा है, क्योंकि हो सकता है बारिश नहीं हुई, खेत सही नहीं हुआ, तो फार्मर अपने को जान दे रहा है। तो ये जो शोबाजी भी हो गई है ना, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि इस तरह की डाउरी डेथ्स हो रही है। क्योंकि अब आप कहेंगे कि नहीं फलाने ने तो 5 स्टार वेडिंग करी,
अरे वो शादी तो मंडप में भी हो सकती है, हॉल में भी हो सकती है। तो डाउरी डेथ जो है, 2022 में अगर इस तरह के केसेस हो रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में, मैं ऑक्सफोर्ड में एक टॉक दे रही थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और मैंने यही कहा, मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं है जो जहां पे ये एफआईआर हो कि डेथ ड्यू टू किचन फायर, और डाउरी डेथ सिर्फ महिलाएं जलाई जाती है, कोई पुरुष नहीं मरता। तो जब कहते हैं कि कानून महिलाओं के लिए ज्यादा सॉफ्ट है, तो मैं कहती हूँ कोई हस्बैंड नहीं डाउरी डेथ से मरा है आज तक, ऐसे वो सुना नहीं। तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन महिलाएं आप सुनेंगे। तो डाउरी डेथ हो गई एक ये चीज जो है विच नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। और आज भी अगर इतने केसेस हो रहे हैं, मतलब रोज हर घंटे में एक महिला अगर जल के मर रही है, आज पढ़े लिखे समय में जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि हम जो है सुनीता विलियम्स को रोज देख रहे हैं वहां पे स्पेस में, तो आप ग्राउंड पे भी तो आप सेव करो महिलाओं को। सो डाउरी डेथ इज समथिंग विच इज वेरी सीरियस। जस्ट सॉरी, ये आपने जो 6450 का फिगर दिखाया, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, डिवाइडेड बाय 360 डेज अप्रोक्सीमेटली 365 होता है। 365 कर दो, 5 कर दें। 3 से 17 to 18 cases every day in India. हाँ, One lady is मतलब losing जब her तक हम life. आपका ये इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, एक महिला कहीं पे जला के मार दी गई होगी, क्योंकि शायद उसने मोटरसाइकिल उसके माँ बाप ने नहीं दी होगी, या फ्रिज नहीं दिया होगा, या टीवी नहीं दिया होगा, या फिर कार नहीं दी होगी। तो ये जो है ना, ये रूरल इंडिया की ट्रेजेडी है। जो आप रूरल इंडिया में प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, डाउरी डेथ की है, क्योंकि यूपी बिहार इज ऑल रूरल इंडिया। लेकिन आप बात करेंगे मुंबई में, एक भी डाउरी डेथ आप नहीं सुनेंगे। इक्का दुक्का सुसाइड किया है महिलाओं ने, जो मेरे पास केसेस आए हैं वो भी मतलब लोअर स्ट्रेटा की है, कि उनको डाउरी के लिए टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। बट बॉम्बे दिल्ली में डाउरी डेथ नहीं सुनेंगे, लेकिन आप छोटे शहरों में डाउरी डेथ आज भी हो रहा है। अच्छा ये भी छोड़ दीजिए, दूसरा एसिड अटैक, आई एम शॉक्ड। मतलब जो है एसिड अटैक केसेस, उसमें 700% इंक्रीज हुई है। 700%. मतलब कि डाउरी डेथ के बाद अगर सम केस विच वरीज मी इज एसिड अटैक। आप आए दिन पढ़िए कि मतलब जो है बच्ची स्कूल जा रही थी, उसके किसी मनचले ने वो उसको प्रपोज कर रहा था, वो नहीं सुन रही थी, उसने कहा तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, तो तुरे में इतना ऐठ है कि मैं तुझे कह रहा हूँ, तुझे अपनी खूबसूरती पे ऐठ है, मैं तेरी खूबसूरती खत्म कर दूंगा, एंड एसिड फेंक दिया। और बेचारी मतलब आंख नाक कान गायब हो जाते हैं, आप देखिए विभत्स रूप हो जाता है बेचारी बच्चियों का, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। और इंडिया में जब निर्भया के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, तब पहली बार एक कानून आया एसिड अटैक के लिए। तब तक हमारे पास एसिड अटैक केसेस के लिए एक स्पेसिफिक ऑफेंस भी नहीं था, हम उसको मिसलेनियस क्राइम में रखते थे। आई फील एसिड ऐसे आम तरीके से बिकना ही नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट कानून लाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसिड शुड नॉट बी सोल्ड ओवर द काउंटर, मतलब ओपनली एसिड नहीं सेल किया जाना चाहिए। आपको जो है रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं दे शुड सी ओनली लाइसेंस शॉप में एसिड मिले। लेकिन आप जो भी खरीद रहा है ना, उसका नाम लिखा है, आधार कार्ड का हाँ, भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा रजिस्टर पे लिखना चाहिए कि कौन एसिड लेके गया। लेकिन हमारे यहाँ एसिड लगता है टॉयलेट क्लीन करने में, हमारे यहाँ एसिड लगता है ज्वेलरी क्लीन करने में, एसिड लगता है कई चीजों में एसिड लगता है। नहीं, पर मैं वही बोल रखा हूँ तो, हाँ। पर आप जब भी जा रहे हो खरीदने, आप बस अपना आधार कार्ड का कॉपी आपको पता नहीं वो केस याद हो ना हो, रजिस्टर में लिखो। कुछ साल पुराना केस है ये। एक प्रीति राठी करके बच्ची थी दिल्ली की, और वो उसको नर्स करके जॉब मिला बॉम्बे में नेवी में। तो वो ट्रेन से चली, और वो तो दिल्ली से आ रही थी, और सम बॉय वाज इंटरेस्टेड इन हर, वो उसको प्रपोज कर रहा होगा, उसने कहा नहीं मुझे जॉब मिली है मैं जाऊंगी, और वो अपने फादर के साथ कुर्ला टर्मिनस पे उतरती है बॉम्बे में। और कुर्ला टर्मिनस पे उतरने के बाद ये लड़का भी दिल्ली से उसके पीछे पीछे आया, तो उतरता है और पूरा कैन एसिड उसके ऊपर फेंक देता है, और वो बच्ची मर गई। मतलब जो सपने देख के वो आई थी कि वो नर्स बनेगी, नौकरी करेगी, अपने माँ बाप को देखेगी, जस्ट बिकॉज वो एक लड़के की बात नहीं मानी, उसको प्रपोज कर रहा था, जो भी उसको वो पढ़ना चाहती थी, जॉब करना चाहती थी, एसिड फेंक दिया। और ये आए दिन होता है नॉर्थ पे। तो यू सी मतलब कानून का डर नहीं है। हम एक तरफ बात कर रहे हैं डेथ पेनल्टी की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, लेकिन जो एसिड फेंक रहा है मतलब उसको कानून का भी डर नहीं है।
और हमने जो है 2013 तक इसको एक ऑफेंस भी नहीं स्पेसिफिक माना था। अभी आज आज है, ऑफेंस है। आज एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। 2013 के बाद हमने नया सेक्शन ऐड किया था 326 ए एंड बी ऑफ द आईपीसी, जिसमें हमने एसिड अटैक को एक स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया था। इनफैक्ट तब तक हमने स्टॉकिंग को भी एक गुनाह नहीं माना था। अगर जैसे स्कूल में होता है, नॉर्थ में मैंने देखा है, मतलब जो पेट्रियार्कल स्टेट्स है, हरियाणा है, वहाँ पे बच्चियां स्कूल जा रही हैं, हरियाणा है, यूपी है, बिहार है, रूरल इंडिया की प्रॉब्लम है ये। सिटीज में कम है, बट रूरल इंडिया की ज्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चियां घर से निकल के साइकिल से स्कूल जा रही हैं, बच्चियां पैदल एक गांव से दूसरे गांव जा रही हैं, तो वहां पे लड़के छेड़छाड़ करते हैं। तो स्टॉक करते हुए, जैसे लड़की निकलेगी वो एक जगह खड़े रहेंगे, उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, और वो लड़की जब माँ बाप से बोलेगी तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं, बदनामी होगी, जाने दो। तो क्या एक्शन होगा? या तो माँ बाप उसको स्कूल से घर में बैठा लेंगे कि तुम पढ़ने मत जाओ लड़के, तो उसकी पढ़ाई चली गई। दूसरा, गांव में क्या होगा कि पंचायत बैठाएंगे, पंचायत में कहेंगे नहीं नहीं, आपस में मामला खत्म करो, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, पुलिस तक नहीं जाना, तो पुलिस तक नहीं जाएंगे। ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे बच्चियां साइकिल से स्कूल जा रही हैं, जो लड़के उनको स्टॉक कर रहे थे वो इतने एम्बोल्डेंड हो गए क्योंकि उनके पास कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने इन लड़कियों को घसीट के गैंग रेप करके मार दिया। तो स्टॉकिंग मैं हमेशा सबको कहती हूँ, और मैं आपके इस अनलॉक जो आपका इतना इम्पोर्टेंट शो है, मैं जो आपके श्रोता हैं जो सुन रहे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बच्ची, आपकी बेटी कहती है कि माँ मैं स्कूल जाती हूँ, तो इस जगह पे लोग खड़े होके मुझे आंख मारते हैं, मुझे छेड़ते हैं या मेरा पीछा करते हैं, तो उसको आप लाइटली मत लीजिए। यही जो छेड़ता है कल उसको रेप कर सकता है, कल उस पर एसिड फेंक सकता है। तो स्टॉकिंग जैसे गुनाह को बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। और ये सब गुनाह जो है ना, हमने 2013 में इनको तवज्जो दिया। तब तक हम कहते थे नहीं, छेड़छाड़ तो मतलब मुझे आज भी याद है जब ये डिबेट पार्लियामेंट में चल रहा था, तो एक एमपी थे, उन्होंने कहा अरे हम कॉलेज के टाइम में लड़कियों को साइकिल लेके पीछे रिक्शे के चले जाते थे, आप तो हमारा रोमांस खत्म कर देंगे, आप इसको गुनाह बना रहे हैं। दैट वाज द माइंडसेट। और तब भी ये जो गुनाह है जो बनाया हमने नया, हमने कहा कि नहीं, पहली बार हम सजा नहीं देंगे, वार्निंग देंगे, दूसरी बार सजा देंगे। मतलब हम वहां तक बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको याद होगा मुलायम सिंह ने कहा था नहीं, रेप तो भूल है, लड़कों से गलती हो जाती है। लाइक देयर वर पॉलिटिशियंस हु वर सेइंग रेप तो गलती है। यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द बॉयज बिकॉज वो आपका वोट बैंक है। जो मैंने शुरू में कहा था कि क्राइम अगेंस्ट विमेन को आप एक वोट बैंक बना के मत लीजिए, टेक इट सीरियसली। ये नहीं कि आपने प्रोटेस्ट किया, आप क्या आप कानून ला रहे हैं, आप कैसे उसको रोकेंगे? अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये एसिड अटैक था, एसिड अटैक में जो 600 केसेस हुए, ये भी जो है 2021 के, और ये भी सरकारी आंकड़े हैं क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, नेशनल एनसीआरबी के, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के। उसने कहा कि 221 में एसिड अटैक केसेस में 600 केस ट्रायल पे थे। मतलब ट्रायल तो चलता रहा। उन 600 केसेस में सिर्फ 3 लोग को सजा हुई। 600 में से 3? हाँ, वो केसेस चल रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए ये तो कि परसेंटेज भी नहीं बनता। परसेंटेज भी नहीं बनता, परसेंटेज भी नहीं बनता। मतलब कन्विक्शन रेट वाज 20%। कैन यू इमेजिन? मतलब एंड मैम हाँ, सॉरी बट एसिड मतलब इज नॉट समथिंग, ये तो विजिबल चीज है कि अगर अटैक हुआ है तो किसी पे हुआ है, वो दिखता है। बट ये देखिए, मैंने कहा कि ये क्योंकि आपका योर वर्ड अगेंस्ट माइन, दिस इज फिजिकली हाँ, प्रूवन। मतलब आई हैव दीज 2021 फिगर्स, 600 केसेस आर ऑन ट्रायल, जिसमें जो भाई जजेस हमने कहा ओवरबर्डन्ड है, कोर्ट्स कम है, तो सिर्फ 14 में सजा सुनाई गई। 14, बाकी चल रहे हैं केसेस, हाँ, मतलब कितने सालों से चल रहे हैं। 14 में 11 छूट गए और सिर्फ 3 को सजा हुई। और यहाँ पे किसी के ऊपर एसिड अटैक फेंका है, आपके पास एविडेंस है, खुलेआम हुआ है, आपके पास वो हुआ है, तो आप क्या करेंगे? एंड इसमें एसिड अटैक में जो एनसीआरबी के फिगर्स हैं, वो कहते हैं कि हाईएस्ट केसेस एसिड अटैक के बेंगलुरु में हुए। जबकि हमारा मतलब, आप ये हम डिस्कस भी नहीं करेंगे कि कहाँ मैक्सिमम केसेस हो रहे हैं। इट इज सच ए लिटरेट सिटी, एब्सोल्युटली। बट यू सी द वायलेंस, काइंड ऑफ वायलेंस। दिल्ली में हुआ, अहमदाबाद में हुआ, दीज आर द सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एसिड अटैक होता है बिकॉज वहां पे लड़कियां बाहर निकली हैं, वहां पे लड़कियां कॉलेज जा रही हैं, वहां पे लड़कियां एक्सपोजर है, बॉयज वहां पे देख रहे हैं उनको। तो आप फिर आप कहेंगे कि नहीं, उनको आप क्या पढ़ने भेजोगे? पेरेंट्स जो है इसीलिए तो कहेंगे, कम उम्र में आज भी चाइल्ड मैरिज अगर होता है, लोग कहते हैं भाई शादी कर दो, घर में रहेगी, कम से कम ये सब तो नहीं होगा।
So acid attack is something Supreme Court has called the DGs of all the states. बार बार उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं इसमें, आप एसिड अटैक, आप एसिड सेल रोकिए, आप ट्रायल कर लीजिएगा एक दिन कुणाल जी जाके कि किसे ओपनली एसिड मिलता है. So these are the things you have to take seriously. डाउरी डेथ भी आपका जो है, डाउरी डेथ में आपने कहा कि नहीं वो लड़की को डिप्रेशन था. यही होता है केस में, मैं देखती हूँ वो डिप्रेशन की शिकार थी. अरे वो डिप्रेशन में क्यों थी? क्योंकि तुम उसको मारते पीटते थे, उसको ह्यूमिलेट करते थे. तो ऐसे टाइम पे मैम उनको बेस्ट चीज़ है कि अगर आपका कुछ है और अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपके पास कुछ नहीं है, तो आपके इलाके में एक आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर होगा, हो, उनके पास आपसे जाइए. मदद मांगिए, आप उनसे मदद मांगिए. वो सबसे सिंपलेस्ट चीज है. आवाज उठानी पड़ेगी, आपको सहना नहीं है. आप चुप रहेंगे तो आपके साथ हो सकता है, आपको हो सकता है कि आपको जो है आपको जला के मार दिया जाए, हो सकता है आप खुद डिप्रेशन में सुसाइड कर लें. तो अगर आप जीना चाहती हैं तो आपको आवाज, मुंह खोलना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी. आपको ये जो समाज का तोपन है या समाज का शर्म है या किस चीज का, अगर आपका हस्बैंड बेशर्म होकर आपको मार रहा है तो आप सती सावित्री क्यों हो रही हैं? आप क्यों मार खा रही हैं? आप उन छोटे छोटे बच्चों के सामने क्यों पिट रही हैं कि वो बच्चे सोचेंगे कि, और ये बच्चे जो वायलेंस देख रहे हैं कल ये चल के ये भी जुवेनाइल डेलिंक्वेंट होंगे, ये भी क्राइम करेंगे. शक्ति मिल्स गैंगरेप अगर आपको याद है जो जर्नलिस्ट का हुआ था मुंबई में, उसमें 4 तो जुवेनाइल थे, 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे थे. इसलिए वो छूट भी गए. हाँ, छूट गए, वो कानून गलत था, बट उनके मन में इतनी हैवानियत आई कैसे? जुवेनाइल की अगर स्टडी की जाती है, निर्भया के केस में जो सबसे ज्यादा ब्रूटल था वो जुवेनाइल था, उसको आपने छोड़ दिया. लेकिन वो बना क्यों ऐसे? क्योंकि समाज में आप इस तरह का वायलेंस दिखा रहे हैं ना. तो एनी काइंड ऑफ वायलेंस शुड नॉट बी टॉलरेटेड. मैम मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हमारी जुडिशरी ओवरबर्डन्ड है और ये सब है, बट जो औरत चुप बैठी हुई है, एक आशा उनका ये होना चाहिए कि अगर मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, विमेन हेल्पलाइन, पुलिस कंट्रोल रूम और कुछ रिकॉर्ड्स बनाऊं कि मेरे साथ इस दिन पे ऐसा हुआ, या मैं अपने दोस्त को ही समाज का प्रेशर लाऊं या आशा वर्कर के पास जाऊं, एक चीज मैं पुलिस के पास अगर नहीं हो, मैंने बोला पुलिस कंट्रोल रूम या पुलिस के पास जाओ. हर इलाके में आजकल पुलिस स्टेशन है. एक चीज हो सकता है उसमें कि इस चीज की वजह से वो आपके साथ अब तक जो हो रहा था, शायद, एंड 99% मुझे ये यकीन है, एटलीस्ट वो फुल स्टॉप हो जाएगा. न्याय मिले नहीं मिले, बट अगर आपने पुलिस को बोल दिया, शायद वो मर्द मारना छोड़ दे या जो भी अत्याचार कर रहा है वो फुल स्टॉप लगा देगा. क्योंकि और आप आवाज उठाएंगी तो जो बाकी मर्द मोहल्ले में मार रहे होंगे वो भी चुप हो जाएंगे कि आज एक महिला खड़ी हुई है, कल दूसरी खड़ी होगी, परसों तीसरी खड़ी होगी. अभी एक केस बहुत इंपॉर्टेंट आया था, बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच का था, वो शायद नागपुर था या औरंगाबाद बेंच का था. वरन गांव, मुझे याद है, वरन गांव करके विलेज प्लेस था जहाँ पे शादी के 7 महीने के अंदर एक मैरिड लेडी ने सुसाइड कर लिया. ओके. सो दिसंबर में उसकी शादी हुई, 2003 का केस था. दिसंबर में शादी हुई, मार्च में वो होली पे अपने मायके आई, हस्बैंड के साथ आई और वो चली गई, और मई में उसने सुसाइड किया 7 महीने में. लोअर कोर्ट ने उनको सजा दी. हद से साल का था मैं. ये 2003 का केस था. 2003 केस अब ऑर्डर आया है, हाँ, 20 साल बाद. हाँ, तो हर आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने बोला कि कारपेट पे सुलाना, टीवी ना देखने देना, जो है रात में 1:30 बजे पानी भरना इज नॉट क्रूएल्टी. क्योंकि लड़की वालों ने कहा कि हमारी लड़की को टॉर्चर करते थे, इसलिए हमारी लड़की ने सुसाइड कर लिया. और लोअर कोर्ट ने सजा दे दी हस्बैंड को और उसके पेरेंट्स को. लेकिन हाई कोर्ट ने छोड़ दिया. हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये, मैंने पूरा ऑर्डर पढ़ा, क्योंकि मीडिया चलाने लग गया कि कारपेट पे सुलाना, 1:30 बजे पानी भरवाना और टीवी ना देखने देना, लोगों से मिलने ना जा देना, ये तो क्रूएल्टी नहीं है. तो मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर जो है फेवर में नहीं दिया है, महिलाओं के साथ, इस महिला के साथ अत्याचार किया. तो मैंने कहा ये आज के जमाने में मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह का ऑर्डर आएगा. तो मैंने उसको पढ़ा. तो कोर्ट जो है वो एविडेंस पे जाता है, सबूत पे जाता है. तो कोर्ट ने यही कहा कि जो मदर थी, मदर ने कंप्लेन लिखवाई, मदर ने एक बार भी नहीं बता पाई कि तुम्हारी बेटी ने तुमसे बोली बेटी ने कहा कि मेरे ससुराल में एक रिश्तेदार को शादी में गाड़ी मिली. तो कोर्ट ने कहा कि रिश्तेदार अगर ये बोला कि अरे उस रिश्तेदार को गाड़ी मिली तो वो क्रूएल्टी कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने आपको टॉर्चर थोड़ी कहा कि आप गाड़ी लेके आइए.
ना आप गाड़ी लेके आपकी बेटी आई आपके घर में कि गाड़ी लाइए, या उसने कहा कुछ, उसने बस यही कहा, तो ये सुन कहना कि रिश्तेदार को गाड़ी दी गई, इट इज नॉट क्रूअल्टी। फिर कोर्ट ने कहा कि कारपेट पे सोना इज नॉट क्रूअल्टी, बिकॉज कितनी बार होता है लोग घर में सो जाते हैं। अब जो वो पानी की बात थी, जैसे मीडिया ने लिखा भी कि रात में 1:30 बजे पानी भरना पड़ता था, तो कोर्ट को ये बताया गया कि उस वरन गांव जो गांव था, वहां पे बीएमसी का वो जो सरकारी पानी रात में 1:30 बजे ही आता था, तो वो महिला ने पूरा घर उठता था पानी उस वक्त भरने। आज भी बॉम्बे में भी कितने मुंबई में भी कितने एरियाज है जहाँ पे रात में 10 बजे ही पानी आता है। मेरा कुक मुझसे कहता है, मैडम मैं जा रहा हूँ, मुझे रात में ही पानी 10 बजे ही, हमारे यहाँ पानी का प्रेशर ठीक होता है तो हम पानी भरते हैं। तो वो भी कोर्ट ने कहा कि ये दिस इज नॉट क्रूएल्टी। फिर एक चीज और कोर्ट ने कही कि जब वो सुसाइड कर किया उसने, उसके बाद उसको अस्पताल ले गए, तो वो हॉस्पिटल लेके भागे, वहीं पे पुलिस स्टेशन था, तब भी माँ ने पुलिस स्टेशन में जाके एक एफआईआर नहीं करी, एक कंप्लेन नहीं डाली। तो कोर्ट ने कहा हम कैसे मान ले उसके साथ टॉर्चर हुआ है, आपके जो विटनेसेस है वो कोई सबूत नहीं दे पा रहे। उस लड़की ने एक बार भी फोन नहीं किया या चिट्ठी लिखी हो कि माँ मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ ये जो माँ कह रही है ये अपनी तरफ से कह रही है, कोई सबूत नहीं दे पा रही है। और इसलिए कोर्ट ने उसके हस्बैंड को और उसके सास ससुर को बरी कर दिया, छोड़ दिया, जबकि उस बच्ची ने 7 महीने में सुसाइड किया था। तो जो कोर्ट है वो सबूत मांगता है। तो माय मैसेज इज टू ऑल द विमेन जो सुन रही है कि अगर आप टॉर्चर का शिकार है, क्रूएल्टी का शिकार है, अगर घरेलू हिंसा का शिकार है, तो आप या तो लिख के रखिए। आज के ज़माने में आप शहर की पढ़ी लिखी महिला है तो व्हाट्सएप है, ईमेल है, उस पर आप डॉक्यूमेंट करके रखिए। अगर आप गांव में हैं जहाँ पे आप पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपकी कोई सखी होगी, आप खेत में काम करने जाती होंगी, आप जानवर चराने जाती होंगी, आप कभी बाजार जाती होंगी, तो आपकी कोई एक तो सखी होनी चाहिए जिसको आपने सब बता के रखा हो, या आपके बच्चे इतने बड़े हो गए हो कि वो बच्चे बता सके, या जैसे आशा वर्कर होती हैं उनको आप बता के रखिए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है लेकिन मैं चुप हूँ, लेकिन कल मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम मेरे को न्याय जरूर दिलवाना। तो कोर्ट भी जो है ना आपके साथ सिंपैथी रखता है, लेकिन पनिशमेंट देने वक्त उसको एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि आप एफआईआर नहीं लिखा रहे तो एक एनसी, एनसी तो आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रख के आइए कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यू मस्ट डू दैट। तो देन ओनली आपको न्याय मिल सकेगा। सो दिस इज माय मैसेज कि विमेन आप अपने को प्रोटेक्ट करिए, अपने लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाइए, और ये मत सोचिए कि मैं तो अबला हूँ, असहाय हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता। आप जब अपने को खुद सामने लाएंगी तो आप देखिए लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे। मैम आप इतने सारे केसेस हैंडल करती होंगी और आपके सामने रोज इतनी सारी चीजें, मैं आपने जो कुछ कुछ बोला मेरे कई टाइम पे मुझे बहुत अनकंफर्टेबल, हार्ट रेट ऊपर हो गया। और आप तो ये रोज करती हैं, आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? मेरे फादर मदर ने एक ही चीज, माय दे ऑलवेज सेड कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो औरों के लिए जिया वो जीना है। तो दैट वैल्यू सिस्टम वाज taught to us from beginning कि you live for others। तो that was the mindset। and women को मैंने जैसे कहा, मैं यूपी से आती थी, मेरी तो खुद 21 साल में शादी हो गई थी। लॉ मैंने पढ़ा बॉम्बे में 2 बच्चों के बाद। मेरे को आज लॉयर की बात करते हैं, आई स्टडीड लॉ व्हेन माय चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, बिकॉज वो मैंने देखा माय हस्बैंड वाज फाइटिंग द सिस्टम, ही वाज इन द सीबीआई, उनका गलत ट्रांसफर हो गया, तो मैं उनकी किताबें लेके कोर्ट जाती थी एंड मैं वहाँ दिखती थी। मैंने कहा नहीं, ये कानून जो है मतलब गवर्नमेंट आके वहां पे अपने को एक्सप्लेन करती थी। तो मैंने कहा कोई तो टेम्पल ऑफ जस्टिस है जहाँ पे सरकार को भी अपनी सफाई देनी पड़ती है। उसके बाद मैंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लॉ किया। तो आई रियलाइज कि अन्याय के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाओगे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। सो आई वॉज अ पीपल्स पर्सन, आई वॉज वेरी कंपैशनेट, एम्पथी, आज भी मुझ में बहुत कंपैशन एंड एम्पथी है, एंड आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। आई फेल कि आप खड़े नहीं होगे अन्याय के खिलाफ तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि इवन टुडे, मतलब मैं बता रही हूँ ना, मैं अभी मेरी half of my batchmates are commissioner customs, half of them are chief postmaster generals, तो they are sitting in that chair heading the state, heading, मतलब बड़ी बड़ी उनके पास हजारों करोड़ का टैक्स टारगेट कर रहे, and that way I'm nobody, I'm just an ordinary lawyer in the high court, but I feel कि जो काम मैंने किया है,
जो मैं आम महिलाओं की आवाज़ बन के खड़ी हुई हूँ। मैंने जिस तरह के केसेस किए हैं, मैंने रेप विक्टिम्स के, मैंने फॉल्स एफआईआर्स क्वॉश कराई हैं, जो तो आई फील वेरी सैटिस्फाइड कि मैंने जो है ना, मैंने लोगों के लिए जिया है। तो वो चीज आज भी आपको मोटिवेट करती है। बिल्कुल, इफ आई एम एबल टू गेट जस्टिस, आई फील वेरी हैप्पी। तो आई थिंक जो मुझे पुल करता है या पुश करता है इज गेटिंग जस्टिस फॉर पीपल एंड फेयरनेस, कि मतलब द सिस्टम हैज टू बी फेयर, सिस्टम हैज टू बी फेयर। दिस नेशन, ये भारत को आप जैसे हजारों लोग चाहिए और लाखों लोग चाहिए, और इनफैक्ट मैं मुझे लगता है कि आप जैसा हर इंसान होना चाहिए जो दूसरों के लिए लड़ रहा है और अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो पे आई, अनलॉक विद कुणाल जयसिंह पे आई। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं एंड इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली, एंड मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारी ऑडियंस को एक होप पैदा करेगा, उनके दिल में, औरतों के दिल में होप पैदा करेगा कि हम अबला नहीं। हाँ, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सो लाइक लड़ो, अपने अधिकार के लिए खड़े हो। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू कुणाल जी फॉर कॉलिंग मी।